दिखते नहीं हैं और लंबे टाइम तक दिखते नहीं हैं। उनके इफ़ेक्ट्स दिखते हैं, जो वो कर जाते हैं, जो उसका एक इकोसिस्टम पे इफ़ेक्ट होता है वो दिखता है। बहुत साल बाद लोगों को ध्यान आता है भी ये कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है? तो अननोन मैन तो बहुत ज़रूरी है, उनका अपना किरदार है। पब्लिक में ढोल बजा के बहुत कुछ जो किया जाता है, उससे काफ़ी लोग अपने आप को गार्ड बना के रखते हैं और हमारे देश की सुरक्षा में तो अननोन का बहुत ज़्यादा रोल है। हम लोग कोवर्ट ऑपरेशन करते नहीं हैं। कई कंट्री की तो पॉलिसी है ये। Many important countries they keep their court operation as a very strong wing. Israel हम्म, आपके सामने एग्जांपल है, अच्छे अच्छे को सॉर्ट आउट कर दिया उन्होंने। बिल्कुल। और हमारे देश की राष्ट्र नीति, संविधान नीति, कानून की जो नीति है उसमें हम लोगों ने कोवर्ट को एक रिकॉग्नाइज्ड विंग रखा नहीं है। सब कुछ खुला है, जो है ओपन है। इंटेलिजेंस का एक अलग रोल है। कश्मीर में तो न्यू मिलेनियम एक ऐसा फेज आया था कि दी अननोन साइलेंसर पिस्टल किलर्स वर मूविंग जस्ट लाइक अ ह्यूमन बम। और कोई भी यूनिफॉर्म में जो कोई भी जवान होता था वो एक तरह से कॉफिन था अपने आप में। कौन किसको साइलेंसर पिस्टल से किस मोड़ पे टपका दे, कोई भरोसा नहीं होता था। शाम को काउंटिंग होती थी भी आज की क्या हम्म। कैजुअलिटी है। तो एक बार ख्याल आया कि हम लोग भी क्यों नहीं इसको काउंटर उसी तरीके से करें। बड़ी बैठक हुई, बड़ा लोकल लेवल पे पुलिस ने रिस्क लेने की भी बात की, कुछ कुछ थोड़े बहुत ट्रायल भी हुए मॉड्यूल के। हम्म। बट कहते हैं ना कि वंस यू आर इन यूनिफॉर्म, वंस यू आर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, हम्म। उस समय आपकी लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ऊपर होती है। मतलब एक तो ये है कि ज़ीरो एरर सिंड्रोम है, ज़ीरो डिग्री एरर है। मतलब आप एक ऐसे पुतले हैं ना जिससे गलती की तो अपेक्षा की ही नहीं जाती। मतलब आप गलती कर ही नहीं सकते, नंबर वन। नंबर टू, एक थोड़ा सा रिस्की मिशन भी होता है, क्योंकि जब आप कोवर्ट सर आपकी आंखें जो हैं। जो हाँ, ये कई लोगों के इसके ऑब्जर्वेशंस हैं। अभी हमारे कोलीग कह रहे थे कि यार बहुत थोड़ी सी खोलते हो आँख। तो मैंने कहा नहीं, शायद वंस यू स्टार्ट ग्रोइंग देन वो नहीं, बहुत जैसे तीखा देखते हैं आप हाँ। जब आप ये बातें कर रहे हैं तो आपकी। मैं वहीं हूँ जहाँ बात जो कर रहा हूँ ना, मैं तो ऑलरेडी मैं वहाँ विजिट कर रहा हूँ जो जहाँ की बात कर रहा हूँ। हम्म, तो उम, ये हुआ कि अगर इस तरह का हम करेंगे, हम्म, इस तरह के करते हैं तो क्या ये कितना उचित होगा? कोई फ्रेंडली फायर हो जाए, कोई पता चला कि बिकॉज़ ऑफ कन्फ्यूज़न कोई पब्लिक ही हमसे उलझ जाए या हमें कुछ करना पड़ जाए। यानी हम लोग कोलैटरल के लिए बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं और ऐसी कोई भी चीज़ जो लीगली कवर्ड नहीं है, उसके बारे में 100 बार सोचते हैं। इसका फ़ायदा टेररिस्ट उठाते भी हैं। उनको पता होता है कि ये इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। मैं कह ज़रूर रहा हूँ बट ये किया मैंने बहुत है। किया है और वो बड़े थ्रिलिंग स्टोरीज़ हैं। एक आध बताइए सर। तो एक वैसे ही एक हमारा रिसोर्स पर्सन प्रेशर में था, उसने बोला कि एक बड़ी बड़ी डेडली वेपन रिकवरी है विद कंप्लीट लश्कर तोयबा मॉड्यूल इन एरिया संग्रामा सोपोर। हम्म। सोपोर जैसा कि आपको पता है जमात इस्लामी का गढ़ है। हम्म। सैयद अली शाह जिलानी का जो गांव है वो सोपोर से जस्ट कुछ किलोमीटर नॉर्थ साइड में है, जो कि जमायतीस का हब है। हम्म। तो उस गांव के पास की खबर थी और उसी के ठीक पहले कर्नल जोशी की आर्म्ड इनकाउंटर में शहादत हुई थी। तो उसने बोला कैसे करना है? मैंने बोला, कह रहा सर ये टोटल कोवर्ट ऑपरेशन है। कोवर्ट ऑपरेशन में रिस्क आपका है, रिजल्ट पूरा है, लेकिन कुछ हो जाए तो ऊपर नीचे भी आप ही को आपको देखना पड़ेगा। 2000 इट वाज 2002। क्या करेंगे? कह रहे सर मुझे टेररिस्ट ग्रुप में अपनी गाड़ी, अपना ड्राइवर
और अपने लोग वही बना के डालना है। ऑपरेशन सवेरे से लेकर शाम तक का है। मतलब गाड़ी मैं दूंगा, प्राइवेट कार होगी, उसको जो ड्राइवर चलाएगा वो खुद मिलिटेंट रहेगा, मिलिटेंट के रूप में रहेगा हमारा ही आदमी। सपोर्ट कुछ नहीं, सपोर्ट जो हमारे इन्फॉर्मर हैं वो उसके कोई एक दो सिविलियन हैं, एक आध कोई कश्मीरी लड़का होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो टेररिस्ट के तौर पे अंदर बैठा होगा। गाड़ी एक अननोन एरिया में जाएगी, कितनी दूर जाएगी, कहाँ जाएगी हमें पता नहीं, बट जहाँ भी जाएगी कोई 30-35 किलोमीटर के अंदर जाएगी। कोई मोबाइल नहीं था, कोई पेजर नहीं था, कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं है। आएगी कब? अब वो जब आएगी तब आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, बस आपको कवर करना है शाम तक। रोड हेड यही होगा। एक अच्छी बात थी कि कमांडिंग ऑफिसर मिस्टर पी.के. जोशी ने बोला कि अगर तुम्हारा दिल कर रहा है रिस्क लेने के लिए तो यू गो हेड, हमारे तरफ से ग्रीन सिग्नल है। मैंने टीम लिया अपनी, हिमांशु गौड़, बिनु चंद्रन, कुछ कश्मीरी 4-5 तगड़े लड़कों की टीम हमारी थी जो कश्मीरी मुस्लिम लड़के थे और हमारे फोर्स के ही बड़े फाइटर जवान थे वो। और टाटा सुमो, एक बिस्किट कलर की हमारे पास मारुति डिलक्स थी। ये सारी सीज की हुई, आतंकवादियों से जब्त की हुई गाड़ियाँ थीं, जिनको कि कोर्ट में अब प्रॉपर्टी के तौर पे हैंड ओवर करते हैं। लेकिन अगर ऑपरेशनल नीड के लिए आपको वो गाड़ियाँ चाहिए तो आप सुपुर्दनामे ज़िम्मेनामे पे उसे वापस ले लेते हैं। कोर्ट उसको ऑर्डर दे देता है कि यू टेक दिस प्रॉपर्टी फॉर बोनाफाइड पर्पस, व्हेनेवर द कोर्ट नीड्स दोज प्रॉपर्टी, आप उसे कोर्ट में प्रोड्यूस कर देना, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी लेने वाली बिरली बटालियन होती थी, कोई एक दो होती थी। लोग बवाल छुड़ाते थे कि इस चीज़ से हमें क्या लेना देना। तो हमने ये सारी सीज की हुई गाड़ियाँ वायरलेस सेट हम ज़िम्मानामा पे ले लिए थे, उसी से हम अपना दुकान चलाते थे। जुगाड़ मॉनिटरिंग सेंटर सब उसी से चलाते थे। गाड़ियों से जो कोवर्ट ऑपरेशन हम करते थे, खूब दबा के करते थे कोवर्ट ऑपरेशन। टाटा सोमो में बैठे हम लोग, पूरी टीम सोपोर रोड पे निकली। कमांडिंग ऑफिसर अपने सरकारी जिप्सी में फॉलो अप कर रहे थे करीब 15 किलोमीटर पीछे वायरलेस सेट से। संग्रामा से ठीक पहले, कुत्ता मोड़ के आगे संग्रामा से ठीक पहले गाड़ी रोकी, एक टांगा लिया हम लोगों ने, घोड़ा जिसको चलता है, टांगे पे हमारी टीम शिफ्ट हो गई जाके अंदर गांव में। कश्मीरी लड़कों का क्या फ़ायदा था कि लैंग्वेज और लुक वाइज वो कवर करते थे। यानी जो टीम होती थी ना, वो टीम के ऊपर एक कवर थे वो, टू क्रिएट अ कवर स्टोरी, टू क्रिएट अ कवर हाइड, टू क्रिएट अ कवर स्केप। कोई कंटिजेंसी आए तो वो मतलब प्रोटेक्ट भी कर लें। उसमें जम्मू का एक लड़का था जो कश्मीरी नहीं बोल पाता था, अजय, बट ड्राइवर वो था। अब ये था कि कहीं टेररिस्ट इसके अंदर घुसे तो ज़ुबान से पकड़ लिया जाएगा वो। और डिस्कस करते, डिसाइड करते करते टीम वो डिसअपियर हो गई, टांगे से चली गई जंगल एरिया में। टाटा सुमो में दूसरी टीम बैठी, वो फॉलो अप में लग गई। अब वो जो हमारा इन्फॉर्मर था वो उस गांव में गया, क्या डील किया, कैसे बात की, कुछ हमको आइडिया लग नहीं रहा है क्योंकि तो हाईवे पे बैठे हुए थे। तो एक कार वॉशिंग का एक छोटा सा टूटा टपरा था जहाँ गाड़ियाँ वॉश करते हैं। हम लोग उसके किनारे कोई टूटे स्टूल लेके, कोई कंचे खेल रहा है, कोई पत्थर लेके बैठा हुआ है। मतलब बड़ा अनएज्यूमिंग हम लोग अपना टाइम काट रहे थे। 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बज गया, 5 बज गया, कोई खबर नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं। अब मन में सब उल्टे उल्टे ख्याल चल रहे हैं कि इसके अंदर बोनाफाइड फोर्स के लोग गए हैं, इनकाउंटर कल को वहाँ हो जाए तो बैकअप कुछ नहीं है, और अगर इनका कवर अनकवर हो गया तो इट मे बी वेरी डेट्रीमेंटल। तमाम ख्याल, कहते हैं ना कि मन है पाप शंकी। जब आप इस तरह के बड़े अनकन्वेंशनल मेथड में घुसते हैं तो मन में शुभ कम आता है, अशुभ विचार बड़े ज़्यादा आते हैं। ये नेचुरल थॉट प्रोसेस है। तब तक अब 6 o'clock हो गए और सीईओ के पास जाने की हिम्मत न करे, क्योंकि हमने कहा कमांडिंग ऑफिसर को क्या जाके बताएं प्रोग्रेस। वो संग्रामा चौराहे पे एक बंकर के अंदर बैठे हुए थे गाड़ी में किनारे। तो मैं कुछ देर रहा हिम्मत करके, फिर कहा क्या करूं मैं।
अब एक ऐसा सूरज डूब गया और अंधेरा होने जा रहा है। तो हमने कहा कि अब जो पेशेंस लूज़ करने लगा कि श्रीनगर साइड से जो कोई भी व्हाइट सोमो आएगी, सारी सोमो हम पकड़ लेनी, रोक लेनी है उसको और उस पे नज़र रखनी है, कहीं हमारी गाड़ी आ जाए। क्योंकि हमको चिंता किसकी थी? अपने जवानों की और अपने गाड़ी की। तब तक और निशान क्या था कि जो को-ड्राइवर सीट पे बैठेगा, व्हाइट हैंकी उसके हाथ में होगी। क्योंकि और कोई तरीका है नहीं बता सकें कि कौन-सी गाड़ी है। तो नज़र रखते गाड़ियाँ गुज़र रही हैं, अपनी गाड़ी नहीं दिख रही है। एक स्टेज आई कि ये लगा एक टाटा सुमो आ रही है, क्लोज़ आने पर बाएँ एक हमारे जो एक मुखबिर था वो व्हाइट हैंकी बड़ी तेज़ी से घुमाने लगा। तो थोड़ी मन में राहत हुई, ओह! इसका मतलब ये पहुँच गए। मतलब कोई गलत नहीं हुआ, नहीं तो पहुँचते नहीं। मतलब मन में ये हुआ कि कुछ सक्सेस हाथ लगी हो ना लगी हो, ये सेफ़ली आ जाएँ। फिर गाड़ी रुकी है अब धड़ाम, तो सबसे पहला ख़्याल गया गाड़ी के अंदर झाँकें कोई मरा तो नहीं, कोई शहीद तो नहीं हो गया, कोई गोली तो नहीं लगी है। अजय मुँह पे गमछा बाँधे ड्राइवर, उसने नाम चेंज किया, डीफ एंड डम्ब का जो भी कहते हैं ना गूंगापन या ना बोलने की कुछ एक्टिंग किया और अंदर 2 टेररिस्ट को बाँध के लाए लड़के ये। और एक हमारी बिस्किट कलर की डीलक्स मारुति डीलक्स गाड़ी थी पकड़ी हुई, वो मैंने कहा ये क्या हुआ? बोले सर ये दोनों लोकल हैं, फॉरेनर नहीं हमको मिले और वेपन अभी संग्रामा से सोपोर की तरफ जो रोड जाती है, उस रोड पे दाहिने एक स्कूल है, उसके किनारे दफन है, वेपन वहाँ से रिकवर करना है। मैंने तुम सारे लोग सेफ हो? कह रहा सर हम सेफ हैं। क्या दिन भर हुआ है ये स्टोरी तो हम आपको बाद में बताएँगे, लेकिन हम सारे सेफ हैं। उसी रात हम लोगों ने रिकवरी करी। हुँ। एक मदरसे में एक टीचर था, मुदर्रिस था, उसका जो मेन कंड्यूट था, लोकल टेररिस्ट 2 थे हमें मिले, वेपन की रिकवरी मिली। इनकाउंटर इसलिए नहीं हुआ कि पूरा ट्रैप था। उनको ट्रैप करके कोवर्ट ऑपरेशन में पकड़ा गया था और उस रिकवरी में एक कैटेगरी बी टेररिस्ट भी था। तो जैसा कि आपको बताया कि इस तरह के ऑपरेशंस में कितने कैटेगरी होते हैं? 3 कैटेगरी होती है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। तो उस समय सरकारी अमले की तरफ से कैटेगरी ए टेररिस्ट है तो 2 लाख का इनाम होता था। कैटेगरी बी है तो 1 लाख था। कैटेगरी सी है तो 50,000 था। और ये कैटेगरी डिसाइड करती थी जे.एन.के पुलिस और होम डिपार्टमेंट जे.एन.के। तो वो टेररिस्ट्स के ग्रेडिंग्स बनाते थे वो और उनकी हर 6 महीने में लिस्ट सर्कुलेट होती थी, ज़िला वाइज़, डिस्ट्रिक्ट वाइज़, जम्मू ज़िला का या उधमपुर ज़िले से, श्रीनगर ज़िले से, बडगांव ज़िले से, क्या बढ़िया लाइफ जी आपने। बारामूला ज़िले से। तो वो सारे चार्ट हम लोग दीवार पे लगा के रखते थे और जिन-जिन की फ़ोटो मुहैया हो जाती थी, उनकी फ़ोटो भी लगा के रखते थे और मारने के बाद उसको काटते रहते थे। जैसे लिस्ट लग गई, तो जो तो 72 होरों के पास चला गया, उसको टिक कर देते थे, भाई इज़ प्रमोटेड। जो पकड़ लिया गया जो पकड़ लिया गया वो जेल चला गया। कोई-कोई का सरेंडर भी करते थे। तो सरेंडर ले लेते थे? हमारे मेजर चौधरी बोल रहे थे, हमें सुनाई नहीं पड़ता। हाँ, नहीं मेरे केस में क्या था कि मैंने सरेंडर लिया। हुँ। सरेंडर लेने का कुछ बड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी रहा। इफ़ेक्ट तो ये रहा कि उसमें क्या है ना कि लोकल टेररिस्ट जो हैं, उस टाइम में लोकल लड़कों को टेररिस्ट आउटफिट में डालने के बड़े अलग तरीके होते थे पाकिस्तानी टेररिस्ट के। तो उसमें हाफ हार्टेड भी बहुत होते थे लोकल लड़के, जो एक फैशन में उन्होंने टेररिस्ट आउटफिट ज्वाइन कर लिया। उनका कोई पर्पस नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है। हार्डन नहीं है। हार्डन नहीं है। हाँ। मतलब पकड़ लिया तो हार्डन से तो सरेंडर नहीं लेते। नहीं मतलब ही नहीं है। हार्डन में तो हार्डन को तो मारना है, पक्का मारना है, एनकाउंटर में फँस गया तो। लेकिन जो हाफ हार्टेड होते थे, कुछ एक को तो हमने मुनादी करके, अनाउंस करके सरेंडर करा लिया। अनाउंस करके कि तुम्हारी 4 पुश्त को हम जानते हैं, पूरी फैमिली को जानते हैं, पूरा परिवार दूसरी गाड़ी में बैठा है, मरोगे कोई फ़ायदा नहीं है। लोकल हो, बच्चे हो, हम वही फ़ोर्स हैं, हम वही लोग हैं जिन्होंने फलाँ ने सरेंडर किया तो हमने उसे नहीं मारा, क्योंकि बहुत सारे रिफ़ॉर्म भी हो गए, 2 को तो सरेंडर करा के हमने भर्ती कर लिया ऑर्गेनाइज़ेशन में। एंड आउट ऑफ 2 1 इज़ स्टिल वर्किंग, ही इज़ स्टिल सर्विंग इन फोर्स। गुड। 29 ईयर्स हो गए गुड। और बहुत शानदार काम किया लड़कों ने।
और इनकाउंटर के अंदर भी एक तो गोली बैरल से निकलती थी और एक जो ये टॉप क्लास के लड़के होते थे हम लोगों के हेल्प में, जो सरेंडर्स भी होते थे, कुछ इकवानी होते थे, ये भी अपने आप में गोली थे। I mean, they were so ferocious. इकवानी इतनी हिम्मत थी। इकवानी ग्रुप जो सरेंडर हुआ था, थोड़े कुछ रोग मैंने एलिमेंट भी बड़ी उसमें थे। बड़ी कहानियां सुनी सर कोई इसकी। रोग एलिमेंट भी थोड़े बहुत थे। वो लोग देखिए पॉलिश लोग तो थे नहीं। वो किसी एक फॉर्मल रिक्रूटमेंट प्रोसेस से नहीं आए थे। उनकी कोई ऐसी मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं हुई थी। उनका कोई एक तरह से कश्मीर मुद्दे को लेकर कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं थी। दे वर जस्ट ऑन आवर साइड बिकॉज ऑफ सर्टेन कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू आउटफिट्स। और ऐसे एरिया में जब आप अनकन्वेंशनल वार करते हैं, जब आप प्रॉक्सी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, इस तरह के टेररिज्म का कोई एक बड़ा डिफाइंड बेस लाइन नहीं बना है, कोई उनका कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल नहीं है। एक झुंड है, एक जमात है, एक गन कल्चर है कि उस गांव से 15 लड़के ट्रेनिंग लिए पीओके पार करके चले गए तो बगल वाले गांव को भी थोड़ी शौक आया, वहां से भी 10 लड़के चले गए। यानी जो ट्रेंड है सर कि थार ले रहे हैं तो थार लेंगे। एग्जैक्टली इंट्रोगेशन से पता लगता था कि भाई तुम क्यों गए। सर वो फलां गया, उसने अपने साले से कहा कि भाई 4 लड़के और लाओ, तो हम भी चल दिए। तो तुम चल पाए? सर बड़ी मुश्किलात हुई। यानी उनकी पूरी आप इन्फिल्ट्रेशन की जर्नी का कहानी सुनिए, एक्सफिल्ट्रेशन की चुनिए, उसके बाद पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप में क्या क्या उनके साथ दुश्वारियां होती, कितने रेस्ट्रिक्शंस थे, कितना इनह्यूमन ट्रीटमेंट था। उसमें कई भाग जाते थे, कई थे जो ट्रेनिंग ही नहीं पूरा करते थे। स्मोकिंग पे प्रतिबंध था वहाँ, तो ये कश्मीरी आमतौर पे लोग स्मोकिंग करते हैं, तो कई उस सिगरेट के चक्कर में छोड़ के भाग आए। कई को माँ बहन याद आ गई, वापस आ गए। कईयों की उनके वालिद की मोहब्बत खींच लाई कि हम भाई घर से दूर नहीं रहेंगे, तो ऐसा भी होता था। दे वर नॉट हार्डेंड। जो हार्डेंड नहीं होते थे उनको भी उनका हम एक सरेंडर प्रोसेस रखते थे। और एक मेरे इनकाउंटर में तो रोहमू पाखरपुर ज़ियारत चरार शरीफ से नीचे हमारी पेट्रोल पार्टी जा रही थी। एक गांव के ठीक बाहर एक घर था और उसकी खिड़की में 2 टेररिस्ट छुपे थे। एक तो भाग गया, एक ने फायर कर दिया पेट्रोल पार्टी पे। तो रामजश मिश्रा हमारा हेड कांस्टेबल था, रीवा मध्य प्रदेश का रहने वाला, उसको गोली लग गई। खबर आई तो लड़कों ने घेर लिया घर। घेरा तो रश करके करीब 45 मिनट के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट ए लार्जर कार्डन बनाया। बट वो ऐसे स्ट्रेटेजिक फ्लोर पे बैठा था टेररिस्ट, लोन घर था, कि बहुत मुश्किल था उस घर को क्लियर करना। जब भी हम नज़दीक जाएं फायर आता था। कवर था नहीं उस टाइम में, आर्मर्ड बंकर्स ऐसे नहीं थे कि आप हाइट पे चढ़ा दीजिए। बहुत सारे इक्विपमेंट की मुश्किलात थी। तो मुझे याद है कि उस ऑपरेशन में 14 सिख बटालियन मैंने लिया। उनके पास रॉकेट लॉन्चर था, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर था। उस समय बीएसएफ में ये दोनों वेपन इंडक्ट नहीं हुए थे। और उस ऑपरेशन में एक उनके सूबेदार मेजर की शहादत हो गई। और बैसाखी का दिन था। शहादत के बाद खैर टेररिस्ट को तो मार लिया। मारने के बाद उसकी बॉडी का आर्मी अमला बहुत गुस्से में था, क्योंकि उनका बटालियन का सूबेदार मेजर बैसाखी के दिन 14 सिख का सूबेदार मेजर शहीद हुआ। बहुत बड़ी एक तरह से शोक की लहर थी पूरे पलटन में। उसके मारे जाने के बाद उस गांव के 2 टेररिस्ट और थे नॉमिनेटेड, दोनों ने सरेंडर कर दिया 5 दिन के अंदर डर से। उन्होंने जब देखा कि इसकी ये गत हुई तो उन दोनों ने फीलर भेजा, हमारे रोहमू कंपनी कमांडर आर.एन. रॉय करके थे, कि मखदूम आया। मखदूम बोलते हैं ग्राम प्रधान को, कि अगर आप हमको इजाज़त दें तो हम उन लड़कों को मेन फोल्ड में लाएं। तो उसने फ़ोन किया, क्या करना है? मैंने कहा ले आओ, खून खराबा ही रोकना है ना। उस गांव से 2 कैटेगरी ये टेररिस्ट हमारे कम होंगे। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए हमको, हमारा वही रूट है। तो नाइट में करीब 10 बजे खबर आई कि सर आ जाओ। तो मैं गाड़ी उठाया, तो पूरे पुल उन्होंने जला दिए थे। मुरान का पुल जला था, स्टेडियम का पुल जल गया था। इन्होंने ब्रिजेज और कलवर्ट पूरे बर्न कर दिए थे। कश्मीर में टेररिज्म इन्होंने शुरू किया तो सबसे पहले इन्होंने कम्युनिकेशन तोड़े, जिससे फोर्सेज रश बहुत लेट में करें, रिएक्शन टाइम उनको ज़्यादा लगे, उनका आवागमन रोक दीजिए, पुल जला दीजिए, छोटी पुलिया जला दीजिए, वायरलेस सेंटर जला दीजिए, टेलीग्राफ ऑफिस जला दीजिए। ये काम इन्होंने शुरू में किया। ये आईएसआई की टिपिकल पॉलिसी ऐसे ही है, वो करते हैं। वहाँ गया तो बांध के दोनों टेररिस्ट कंपनी कमांडर के रूम में लटकाए हुए थे।
दोनों से बातचीत की, उनकी पूरी डिटेल पता लगा ये दोनों एक्टिव हैं। वेपन आ गया आधे 1 घंटा पहले, मखदूम ने वेपन लाके पहले रखा, फिर ये खाली था है कैंपस में। ये होता है डर, ये है फोर्स का डर उस एरिया में काम करने का। जब आप वंस यू मीन योर बिजनेस, तो कहते हैं ना एक मारा तो हनुमान जी गए थे ना वो लंका में, सुंदरकांड में है ना कि उन्होंने जब अशोक वाटिका उजाड़ी तो न जाने कितने तो डर के भाग गए। एक का हाथ तोड़ा, दूसरे का पैर तोड़ा, तो बाकी कितने राक्षस तो वैसे भाग गए। तो उस गांव के 3 मिलिटेंट, एक मारा गया, 2 सरेंडर कर गए। तो जो हार्डन नहीं होते हैं उनको सरेंडर करके और चेंज करना, रिफॉर्म करने की कोशिश करना, तो ये भी एक बड़ी भारी सक्सेस है। पाकिस्तानी का तो मतलब नहीं है, पाकिस्तानी टेररिस्ट है तो बेसिकली मरने के लिए आता है। उनमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो लास्ट मिनट में शेकी हो जाते हैं। ऐसे भी पाकिस्तानी टेररिस्ट हमने हैंडल किए हैं जो लास्ट मिनट में वो फायर नहीं कर सके, लास्ट मिनट में वो रिएक्ट नहीं कर सके, डर गए, घबरा गए, पकड़े गए। ऐसा भी होता है। अफ़गानी टेररिस्ट में ऐसा नहीं था। अफ़गानी तो लगभग फाइट करते थे 100%। उनका देखा मैंने, अफ़गानी है, सूडानी है, वो वाला जो ये बता रहे फाइट थे आप, करते थे। जो वो ऑपरेशन, वो 2 बंदा लेके आए बांध के, उसके बाद उसके बाद डेफिनेटली आप इंट्रोगेशन होता है। इंट्रोगेशन कोई बड़ा प्लेजेंट प्रोसेस तो है नहीं। इंट्रोगेशन का मतलब है शारीरिक कष्ट तो उनको होगा ही होगा। उसके तरीक़ात ऐसे हैं, ऐसा वॉलंटरली कोई बहुत कम है जो बोलते हैं बिना आप मतलब प्यार। कितने दिन ये चलता है जो वैसे ये तो प्यार देते हैं आप लोग? पुलिस को हम एक इन्फॉर्मेशन दे देते थे उस टाइम में, बहुत स्ट्रिक्टली 24 घंटे का तो था कि कोर्ट ऑफ लॉ में आप प्रोड्यूस करिए, तो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करके आप पुलिस रिमांड पे लीजिए। लेकिन उस समय क्या होता था, ज्वाइंट कस्टडी सेंटर भी हम ही लोगों के पास होता था, क्योंकि जेआईसी का चार्ज कौन लाए। आतंकवादियों से बरामद किए गए हथियार की भी तो सेफ कस्टडी नहीं थी। आज के तारीख में मान लीजिए कि नॉर्मल एरिया में तो थाने में आप जमा कर देते हैं, लेकिन कश्मीर में पुलिस स्टेशन भी सेफ नहीं थे तब, तो पुलिस स्टेशन में भी हम नहीं जमा करते थे, ऐसा आदेश था। तो उसका हम लोगों ने आर्मरी अपनी स्पेशल क्रिएट की हुई थी जिसमें उसका हिसाब किताब रखते थे, क्योंकि वेपन आउट और आतंकवादी ये ईयर कौन सा था? ये ईयर था 1994-97, अगेन फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स। और एक्चुअली यही पीक ईयर्स रहे हैं टेररिज्म के। सबसे ज़्यादा कहाँ से कहाँ तक? 89 जून में तो शुरू हुआ कश्मीर आतंकवाद, अगर देखा जाए 90 में, 90 में। और आप मतलब इसके साथ, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ जी, टेररिज्म एक साइड चल रहा था और दुबे साहब सफाई करने निकले थे, तो ये देखिए टाइमलाइंस के साथ कुछ क्या हुआ कि जो अगर इसको देखें तो थोड़ा सा पंजाब को टच करना जरूरी होगा। बिल्कुल सर, प्लीज। क्योंकि पंजाब टेररिज्म की शुरुआत का ईयर अगर कनेक्ट करें तो रफली ये शुरुआत यूएसएसआर फोर्सेस का अफगानिस्तान में आने के ईयर से कनेक्टेड है। 1979 वह टाइम था जब पंजाब में तसद्दुद शुरू हो गया था। कंप्लीट इंटरनेशनल बॉर्डर ओपन था, कोई फिजिकल बैरियर नहीं था। 3200 किलोमीटर प्लस लैंड बॉर्डर जो वेस्टर्न बॉर्डर हमारा था, इट्स कम्प्लीटली ओपन बॉर्डर, जिसमें 192 किलोमीटर जम्मू बॉर्डर। उसके बाद आपका लाइन ऑफ कंट्रोल शुरू होता है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल आई थिंक प्लस 700 किलोमीटर है। 3200 प्लस में से 700 किलोमीटर प्लस लाइन ऑफ कंट्रोल है जी। तो जम्मू बॉर्डर और पंजाब बॉर्डर बहुत बड़ा चैलेंज था। तो जनरल जियाउल हक के टेक ओवर करने के बाद पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक को देखा जाए तो जो भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वार है उसका ही वॉज ए फादर ऑफ दैट प्रॉक्सी वार, इन द सेंस कि जो एक नए तरह का इंडिया को परेशान करने का जो एक वार फिलॉसफी उसने क्रिएट किया, ये सब उसी का हिस्सा है। तो पंजाब बॉर्डर को उन्होंने फुली एक्सप्लॉइट किया और खालिस्तान के नाम पे जो पंजाब के अंदर हुआ वो भी एक हिस्ट्री है। तो हमारी बीएसएफ उस पीरियड में भी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स रही है टू कर्ब द टेररिज्म इन पंजाब।
बट 1988 एक ऐसा साल था, 88 to 93, इट्स अ 4.5 years or 5 years कॉमन पीरियड था। यानी आपको पंजाब के अंदर भी टेररिज्म के अगेंस्ट फोर्सेस डिप्लॉयड थी और कश्मीर का टेररिज्म शुरू हो गया था। तो 5 years कॉमनैलिटी था, कॉमन पीरियड था। इस कॉमन पीरियड में हमारे साथ के बड़े लकी ऑफिसर थे जो उन्होंने शुरू में ही कश्मीर में चले गए, वो 89 में। अब सोचिए जो 89-90 में गया होगा उसको कश्मीर की प्रॉब्लम का जो अल्फ़ाबेटिकल है वो भी नहीं पता था। यानी इट वाज अ टोटली न्यू इशू। तो 90 में जो लोग गए उन्हें तो आतंकवाद का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ा उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए। अब ये भी देखिए, कोई हायरार्की भी टेररिस्ट की नहीं पता थी। आप किसी को पकड़ रहे हैं, उसकी कोई बैक हिस्ट्री तो आपके पास है नहीं। यू डू नॉट हैव ए क्रिमिनल पास्ट ऑफ द पर्सन। हायरार्की में वो कहाँ फिट बैठता नहीं है आपको पता। उस तंजीम की क्या बनावट है आपको नहीं पता। डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज क्या इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो भी नहीं पता। यानी सब कुछ एनानिमिटी के तहत आप काम कर रहे हैं। ये छोटा मोटा चैलेंज नहीं है। यानी एनिमी आपको मालूम ही नहीं है। यू आर डूइंग बाय लर्निंग एंड यू आर लर्निंग बाय डूइंग। आप किसी को पकड़ रहे हैं, उसके इंट्रोगेशन से आप सीख रहे हैं, और जो आप सीख रहे हैं उससे फिर आप ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस था शुरू के दिनों में। आई वॉज वन पर्सन हु एंटर्ड कश्मीर इन 1994 और वो एरिया था साउथ कश्मीर का। साउथ कश्मीर टेररिज्म की जननी है जिसको कहते हैं। मतलब अगर आप अनंतनाग पुलवामा की चर्चा करें तो अनंतनाग इज़ द प्लेस जहाँ से टेररिज्म शुरू हुआ था। और लोग कहते हैं कि अगर किसी दिन आतंकवाद अपने खात्मे पे जाएगा तो अनंतनाग से ही जाएगा। यानी अनंतनाग इतना इम्पोर्टेंट है। तो 94 में गया और 97 तक रहा मैं 3 साल। वो बड़ा अलग ही पीरियड था, अलग एक्सपीरियंस मेरे लिए भी पहली बार था। क्या फील मेरी पहली बटालियन, मेरी बटालियन भी पहली बार उस एरिया में फर्स्ट टाइम गई थी। सोचिए, एंटायर बटालियन इज गेटिंग एक्सपोज टू न्यू काइंड ऑफ चैलेंज इन साउथ कश्मीर फर्स्ट टाइम। तो पूरी बटालियन को वो पूरी नई एक चुनौती है जिसको, और सीखने के लिए कोई दिन नहीं है आपके पास। आप लैंड कर रहे हैं, उसी दिन आपका रॉकेट लॉन्चर से स्वागत हो रहा है। बाप रे। आप इंडक्ट हो रहे हैं, आपके ऊपर ग्रेनेड पड़ रहा है। कहाँ से आ रहा है, किसने मारा, क्या दूरी है, किसको पकड़े हैं, किसको मारे हैं, टोटल एनानिमस, कुछ नहीं पता। लेकिन जब एरिया में आप पैर रख देते हैं, वो अंगद के पैर तो आपको सर्वाइवल की बात आती है। यानी आपको सर्वाइव करना है और आपको आतंकवादी ढूंढने और मारने हैं। फिर आप क्या करते हैं, लोकल इन्फॉर्मेशन, लोकल डिटेल जो आपकी है वही आपका रोजनामचा है। लोकल डिटेल ही आपको मजबूत बनाता है। माहौल क्या दिख रहा था आपको आसपास? मतलब जैसे होता ना, आज आप दिल्ली में आए हैं तो आपको दिखा ट्रैफिक है, पोल्यूशन है, कुछ है। वैसे उस टाइम में आपको क्या माहौल दिख रहा था? आंखों को क्या दिख रहा था? यार आंखों को बड़ा एक खतरनाक साइलेंस दिखता था। दुकानें बंद, सब कुछ। कोई भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई ऑर्डर निकला या दिल्ली से, उसको दिल्ली शब्द बोलते हैं वहाँ के लोग। दिल्ली मीन्स की समथिंग आउट ऑफ JNK, सिनोनिमस। दिल्ली से लोग आए हैं, दिल्ली से अफसर आए हैं, दिल्ली से नेता आए हैं, दिल्ली से मंत्री आए हैं। दिल्ली मतलब हम तो जम्मू कश्मीर की राजधानी में बैठे हैं, दिल्ली तो कुछ अलग चीज़ है, दिल्ली एक अलग ही देश है। ये माइंडसेट था लोगों का। दिल्ली वाले, आज़ाद तो वो दिल्ली वाले आज़ाद थे माइंड से। हाँ, थोड़ा वो उस समय ये फीलिंग बहुत ज़्यादा थी कि कुछ भी होता था तो ये लगता है ना, someone from outside is interfering us, someone from outside is trying to have a control over the JNK, someone who is not one out of us, वो कुछ हुकूमत यहाँ चलाना चाहता है, ऐसी फीलिंग थी। और जो चारों तरफ आंखों को दिखता था वो ये दिखता था कि इस शांति के पीछे कुछ बड़ी भारी अशांति है। यानी एक जो बड़ा खूबसूरत ग्रीन पैस्चर दिखता था, जंगल दिखता था, बादल, पहाड़, नदियाँ, बर्फ टाइम पे बर्फ, वो एंजॉयमेंट सा नहीं दिखता था। वो मुझे लगता है कि
उस पीरियड में उसमें डेथ दिखती थी। ये दिखता था कि ब्लड। सुंदर सी पुलिया है, कब उड़ जाएगी। ये पहाड़ी से हम डाउन हो रहे हैं, किधर से ग्रेनेड आ जाएगा। किसी भी कलवर्ट और ब्रिज पे जब हम चढ़ते थे ना, तो अगले एंड तक पहुंचने से पहले सोचते थे ये उड़ा नहीं, ये उड़ा क्यों नहीं, यानी यहाँ बम नहीं लगा था। मतलब एवरी कलवर्ट, एवरी पुलिया, हुँ। साइड से गुजरने वाली पाइपलाइन, कोई पानी की पाइपलाइन है, उस पे दिली तौर पे शक होता था कि अभी आईडी न फूट जाए। भीड़ क्रॉस कर रहे हैं, बाजार चौराहा क्रॉस कर रहे हैं, तो ग्रेनेड ना हमारे ऊपर पड़ जाए। कोई गली कोचे से जा रहे हैं, खेती का एरिया है, तो हमारे ऊपर एम्बुश ना हो जाए। यानी हमेशा जान गंवाने या सीरियसली इंजर्ड होने का खतरा दिमाग में चलता रहता था। उसी में डेथ भी हो रही हैं, उसी में डेड बॉडी भी जा रही है, उसमें इनकाउंटर भी चल रहे हैं। तो एक उस खूबसूरत वादी को एक्चुअली एंजॉय किया जाए, उसके आबो हवा, मौसम, पानी, मन शांत करके बैठा जाए, हाँ, वो वो कभी नहीं था, वो नहीं था। टू बी वेरी फ्रैंक, ना। वो नहीं था। ये लगता था कि आप बैठे हैं और अचानक आपके कैंप पे रॉकेट अटैक हो रहा, बड़म बड़म 2-3 बम आ रहा है। तो आपको क्या ये अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, और फिर आप भागते हैं कि कोई कैजुअल्टी तो नहीं हुई। जाके स्पॉट पे देखते हैं। हमारे केस में मच्छरदानी लगा के कुक खाना बना के सोया हुआ था। मच्छरदानी फाड़ के रॉकेट जाके डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स के उसके नींव में धंस गया। वो कुक सो रहा है, थका हुआ, दिन भर बेचारा खाना बनाया हुआ है, नाक बज रही, सो रहा है, उसको कोई इंजरी नहीं हुई। तो हम खुश, अरे यार मरा नहीं, कोई बात नहीं, जान बच गई, चलो आगे देखते हैं। मतलब एवरी डे वॉज अ डे। रॉकेट आ रहा है कैंप में, हाँ, हाँ, कैंप पे रॉकेट अटैक, इतनी औकात, प्रॉपर इतनी औकात। एम्बुश, AK-47 के फायर, हैंड ग्रेनेड, संतरी बंकर पे डाल के भाग गया कोई। आप रिएक्ट करो, डोर खोलो, दरवाजा, भागो, दौड़ाओ, मारो। ये सब कहने का मतलब कि स्टैंड ऑफ फायर, रॉकेट अटैक, ग्रेनेड अटैक वाज ए नॉर्मल रूटीन अफेयर। रूटीन था ये। तो पाकिस्तान ने कश्मीर को बिल्कुल ख़त्म कर रखा था एक तरीके से, मैक्स रेडिकलाइजेशन पे था, और इंडिया अपने जो फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय कर रहा था, आई गेस। मतलब कैंप आप इसलिए, कैंप क्या ये पुराने कैंप थे या एस्टैब्लिश कर रहे थे? सारे कैंप इस्टेब्लिश करने पड़े, मतलब फिर से, मतलब और इन कैंपों सबसे पहले तो क्या था कि आपको फिजिकल फुटहोल्ड करना था वहाँ। कब्जा। एग्जैक्टली, प्रॉब्लम एरिया के अंदर जब तक किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई, हम्म, तो कार्डियोलॉजिस्ट की जब तक कैंची हार्ट के भीतर तक नहीं जाएगी, वो ट्रीट नहीं कर पाएगा। उसे इक्विपमेंट भीतर जाना है ना, हम्म, चाहे रोबोट के थ्रू जाए, चाहे आप ओपन सर्जरी के थ्रू जाए। हम्म, तो कश्मीर की सिचुएशन में प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ी कि सबसे पहले प्रॉब्लम के बीच में आपको जाना था, हम्म, इन द सेंटर ऑफ द प्रॉब्लम। हम्म, प्रॉब्लम के बीच जाने का मतलब ये हुआ कि फिजिकली आपको जाना है। आपके पास 10-20 जवान हैं, गाड़ी है, प्लाटून है, कंपनी है, बटालियन है, यू हैव टू गो इनसाइड। इनसाइड मीन्स डाउनटाउन कश्मीर, उदाहरण ले लीजिए आप। एक एक पतली पतली गली, बंकर, मस्जिद, मकतब का कोना, चौराहा, तिराहा, लेन बाय लेन, हाई राइज बिल्डिंग्स, उसके अंदर आपको जाना। हालत ये थी कि वहां फुटहोल्ड के लिए सबसे पहले अपनी जान बचाने के लिए, गोली से बचने के लिए आपको मोर्चा बनाना पड़ता था। मोर्चा कैसे बनाएंगे? मोर्चा बनाने के लिए सैंड बैग्स होते थे, टिपिकल सैंड बैग होते थे जो भर के, और एक मोर्चा हम बनाते थे कि फायर आया तो गोली नहीं लगेगी। हम्म। सैंड बैग के अंदर मिट्टी भरने पर भी फायर आता था। अब मिट्टी भर रहे हैं और आपके ऊपर फायर आ रहा है। कि तो तुम, दो लड़के भरते थे, 2 सैंड बैग तैयार करते थे। तब तक 2 और तैयार किए, 4 सैंड बैग तैयार हुआ, उसके पीछे एक लड़का लेटा, वो फायर को काउंटर कर रहा है, तब तक 4 बैग और भरे जा रहे हैं। यानी एक मोर्चा बनाने के लिए भी लगातार फायर चलता था, इस लेवल का। और ये फायर कहाँ से आ रहा था? डाउनटाउन के अंदर गलियों से, घरों से। हर 50 मीटर पे गलियां मुड़ रही हैं, 30 मीटर पे गली मुड़ रही है, कहीं 75 मीटर पे खिड़कियों से, मतलब खिड़कियों से, और गली के कोने से। गली का जहां बेंड बनेगा कोना, फायर करके आप डिसअपियर हो जाइए। मस्जिद के कोने से, मज़ार के कोने से, कब्रिस्तान साइड से, हर साइड से फायर आता था। तो एक मोर्चा आपने बना लिया ना, तो वहाँ पर 2 संतरी तैनात हो गए।
अब होता था बेटा तुम मोर्चा पकड़ो, हुँ। अब हम अगला मोर्चा बना रहे हैं। इसको कहते हैं फुट होल्ड। हमने कैसे पैर को जमाना डाउनटाउन के अंदर, एक-एक गलियों को कवर करना, मोर्चे बनाने में शहादत हुई है फोर्सेस की। उसके डाउनटाउन मतलब श्रीनगर। डाउनटाउन श्रीनगर। ये तो आपने मोर्चे बनाए हैं। अब आपको मेस चलाने के लिए लंगर का एरिया भी बनाना है। हुँ। कपड़ा फैलाने के लिए भी एरिया तैयार करना है। आपका आर्मरी कोच भी बनना है, ऑफिस भी बनना है, जवानों के सोने की जगह भी बननी है। हुँ। जनरेटर ऑपरेटर, इक्विपमेंट ऑपरेटर, यानी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में उन बिल्डिंगों पे भी फायर आते थे। तो हर खिड़कियों के साथ हुँ। सैंडबैग की लेयर होती थी। फायर आएगा तो सैंडबैग गोली से लग भाई गया, साहब! लड़के अंदर सो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि और कोई भी जगह डिफाइन नहीं था। कोई बिल्डिंग और ज़मीन हमारी खुद की नहीं थी। कहीं उन्होंने होटल दिए पुलिस ने, कहीं कोई रेस्टोरेंट का और आपको पार्ट दे ज़मीन कौन दिया। दे रहा था? मतलब कहने का कि एलोकेट कौन करता था? ये जेन की पुलिस, राज्य सरकार, जम्मू कश्मीर राज्य सरकार, गृह विभाग, जेन की पुलिस। तो जो उन्होंने मोर्चे बनाने की जगहें एलोकेट करी, तिराहे चौराहे पर तो कोई जगह थी नहीं। जैसे आपका घर है, आपका कोई चौराहा है, उसको कोने में मोर्चा बना लिया। हुँ। 20-30 मीटर या 15 मीटर का कोई झाड़ी झुगा है, वहाँ पर सोने की जगह बना ली। यानी कोई डिफाइंड बिल्डिंग नहीं था, कोई डिफाइंड आपका प्रेमाइसेस नहीं था, कोई आपका एक तरह से नोटिफाइड फोर्सेज की जगह नहीं थी। सब कुछ मेक शिफ्ट अरेंजमेंट था, टेम्परेरी अरेंजमेंट था। उसमें आप अपनी कैजुअलिटी भी बचाइए, उसमें आप आवाम को भी बचाइए, उसमें टेररिस्ट को भी काउंटर करिए, उनको भी मारिए, सेफ रहिए, अपनी नींद भी पूरी करिए और अगले दिन के लिए तैयार भी रहिए। तो बड़ा एक डिफरेंट टाइप का चैलेंज था कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड कश्मीर के अंदर जो टेररिज्म था, उसमें वेरियस पाकिस्तानी टेरर आउटफिट्स ने लोकल कश्मीरी अवाम को कैसे इंटीग्रेट किया, यूथ को कैसे उसके अंदर उसका पार्ट बनाया, उनका एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार किया, उनको वेपनाइज किया, उनकी ट्रेनिंग दी, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट दिया, और गांव-गांव, घरों-घरों, चौराहे, कस्बों, डाउनटाउन, सब जगह उन्होंने वायलेंस फैलाया है। इस वायलेंस के बीच हज़ारों किलोमीटर दूर से बटालियनों का आना, जिन्हें कश्मीर की आबो-हवा, सड़क, ट्रैक, गली कुछ नहीं पता। कुछ भी नहीं पता था। भाषा तक नहीं पता। भाषा तक नहीं पता थी, लैंग्वेज तो था ही बैरियर, हुँ। और आपका एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। तो फोर्सेस एक बड़ी अननोन लड़ाई लड़ रही थी। हुँ। एनिमी बहुत ही अननोन था। हुँ। एनिमी को ऑन हैंड हैंडल करना, हुँ। पाकिस्तानी टेररिस्ट हों या लोकल मिक्स, उनके साथ उनके अगेंस्ट इनकाउंटर्स। अब जो लोकल टेररिस्ट पकड़े जाते थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल इश्यूज भी होते थे, हुँ। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती थी। हुर्रियत के तमाम पॉलिटिकल आउटफिट्स इतने एक्टिव थे हुँ। कि वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। हड़ताल, हुँ। पब्लिक का नारा, एजिटेशन, हुँ। प्रोसेसन निकलना। और वक्त था कि पाकिस्तानी टेररिस्ट भी अगर एनकाउंटर में मार दिया गया तो उसको बड़े अदब और बड़ी इज्जत के साथ उसका बरियल करने के लिए प्रोसेसन निकलता था, नमाज़े जनाज़ा। नमाज जनाजा। तो उसकी बॉडी टेक ओवर करने के लिए प्रॉपरली लोग आते थे, हुँ। उस डेड बॉडी को मेहंदी लगाते थे, अवाम उसके मरने को शहादत मानती थी, हुँ। और लोकल मीडिया भी इसी तरह का काम करता था। मेहन कश्मीर टाइम्स और ग्रेटर कश्मीर अखबारों में तो वही लैंग्वेज निकलती थी जो आतंकवादी चाहते थे। उसमें उनकी अबिचूरी छपती थी, उनको जनाब और उनको आँखों के नूर, आँखों के ताज बोला जाता था। कहने का मतलब कि एक बड़ा एक ऑल राउंड वार था, हर तरह से था, जिसका कि कुल मिला के हमारे साथ कोई नहीं था। हमारे साथ कोई नहीं था। एब्सोल्युटली राइट। तो जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिटिकल फ्रंट्स थे, यानी एक पीछे अस्करी हुँ। और सियासी आगे। कौन-कौन था? सबसे फ्रंट का इकोसिस्टम क्या था पॉलिटिक्स? देखिए उसमें जमायत इस्लामी, जेआईएम, जमायत इस्लामी तो सबसे बड़ा इनका ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि फ्रंट हिजबुल मुजाहिदीन एक जो साइड टेरर का क्वेश्चन आउटफिट था। पूछ लूँ?
हाँ, एचएम हिजबुल मुजाहिदीन लोकल आउटफिट अगर था। जेई ये तो जमात इस्लामी जमात में फॉर योर अगर इन्फॉर्मेशन इसमें बांग्लादेश का भी सबसे लीड मैं ऑर्गेनाइजेशन यही वही है। पूछना चाह रहा था, मैं आपको ये कह रहा सबसे था कि लीड ऑर्गेनाइजेशन वही अगर है। जमात वेस्ट बंगाल में बनता है या असम में बनता है तो क्या आपके कान खड़े होने चाहिए? बिल्कुल खड़े होने चाहिए। दैट्स अ ये उस पे नज़र होनी चाहिए हमारी। मेरा तो कहना था कि जमात इस्लामी पे हुँ, स्टडी का एक वर्टिकल होना चाहिए भारत में। एक टावर बनना चाहिए। 50,000 स्क्वायर फीट का एक टावर होना चाहिए जो खाली जमात इस्लामी पे स्टडी करे। स्टडी मीन्स कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्टडी मीन्स कि कोई उस पे रिसर्च पेपर छपे। इनका टोटल ट्रेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हाट जमातीज आर डूइंग, देयर सोशल मीडिया, their complete information warfare, पैटर्न्स क्या चल रहे हैं? their pattern, how they are taking their philosophical thought process in Myanmar, in Bangladesh, in Maldives, Pakistan, in Nepal, in India. इस पे स्कॉलर्स को भी उनके भी इनपुट लिए जाने चाहिए और जितने क्वेश्चनेयर हैं, जितने इंट्रोगेशन रिपोर्ट है पास्ट की, हुँ, सब उसके अंदर डेटाबेस में होनी चाहिए कि आज के 15 साल पहले जमायती का इंट्रोगेशन किया तो क्या क्या इनपुट था, आज जमायत बोला क्या, सच क्या था, झूठ क्या था झूठ क्या था और वो क्या सोचते थे, और बन क्या गया? वो क्या चाहते थे वो। तो जमात ने तो बहुत ज़्यादा नुकसान किया कश्मीर के टेररिज्म में भी। और ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जमाते जमात इस्लामी इस्लामी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का पूरा पॉलिटिकल एक 12 या 14 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का एक कांग्लोमरेट था, एक अम्ब्रेला था जिसके अंदर पीपुल्स पार्टी एक थी। इसी तरह से हुर्रियत के अंदर 10-12 पीपल्स पॉलिटिकल, पार्टी सुनता हूँ तो ये तो पाकिस्तान की एक वहाँ पे हाँ, भी है वो ना? यहाँ भी था। अच्छा। अच्छा, सबका श्रीनगर सिटी के अंदर सबका बाकायदा बोर्ड, साइन बोर्ड, हुँ, दफ्तर बाकायदा, जैसे गेट पे, जैसे आप आज जाइए, आप दिल्ली मेन लुटियन जोन में जाइए तो पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिसेज हैं। हुँ, बाहर आप उनको बड़ा अच्छा एक इम्प्रेसिव साइनेज दिखेगा, आपको लगेगा इस पार्टी का कार्यालय, इस पार्टी का कार्यालय है। उस दौरान श्रीनगर सिटी के अंदर इन सारे आउटफिट्स के बाकायदा बोर्ड लगे रहते थे। और वो बोर्ड जो होता था ना, वो कुछ ऐसा एबंडन टेरिटरी था, यानी वहाँ आप जा भी नहीं सकते। आप चले गए तो बड़े हिम्मती आदमी, आपने पंगा ले लिया टाइप। यानी इन्होंने इतना एक फ़ाल्स इमेज क्रिएट कर रखा था, जब तक उसका पर्दा नहीं उठाया 2016-17 में और बाद में जाके एब्रोगेशन आर्टिकल 370। जब ये सारे हुर्रियत के जितने टॉप चाचा लोग थे, हुँ। सारे जब जेल में चले गए, उनमें किसी की ज़मानत नहीं हुई, सब तिहाड़ में बैठे हुए हैं। तब पता लगा कि भाई ये कर क्या रहे थे। आप बताइए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए आम आदमी पे लगेगा? नहीं, वेजिंग वार अगेंस्ट द कंट्री, देश के मुल्क के खिलाफ युद्ध छेड़ना, सेडिशियस एक्टिविटीज़, यस, एनएसए, ये यूएपीए सब उसके अंदर गया और सारे चार्जेस प्रूव हुए एंड नन आउट ऑफ देम हैव बीन बेल्ड आउट। और एक टाइम था और जब एक टाइम था कि ये इंटरव्यू रूल दे कर रहे रहे थे। अरे आपकी जेएनके का अदालत इकोसिस्टम जनाब ये कंट्रोल करते थे। यासीन मलिक का वो देखा आपने इंटरव्यू? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इनके डेलीगेशन आते थे। एक मैंने अलउमर के लॉन्चिंग कमांडर को पकड़ा, जब पकड़ा रात के 12 बजे तो उसके ड्राइंग रूम के अंदर एक एक फोटो, ग्रुप फोटो थी। वो ग्रुप फोटो के अंदर टॉप पॉलिटिकल लीडर्स के साथ उनका ग्रुप फोटो था। हुँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल लीडर खराब रहे होंगे, ऐसा कुछ रहा होगा। मेरा सिंपल पॉइंट है कि इनकी पहुंच हर जगह तक है। दिल्ली के पावर गलियारे के ड्राइंग रूम तक थी। ओ भाई! वहां से ग्रुप फोटो खिंचाते थे, अपने ड्राइंग रूम में लगाते थे। आम सिपाही हवलदार अगर उस घर की सर्च के लिए जाए और उसको उस तस्वीर के अंदर इतने प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स की फोटो हो तो बेचारा पहले डर जाएगा कि मैं कोई गलत ड्राइंग रूम में आ गया। हुँ, तो हमने कहा पहले इस फोटो को तुम उल्टा करो, उसके बाद तुम्हारी फैक्स मशीन हम उठाते हैं। अभी मुझे भी याद है, अभी भी ही वॉज अवामी एक्शन कमेटी का सेक्रेटरी था। और जब ये सब लोग पकड़ के सबके खिलाफ चार्जेस जब प्रूव हुए, हुँ, सर्च हुआ, इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स आए, डिजिटल एविडेंसेस आए और इनके फंड्स रिकवर हुए, उसके बाद इन पे यूएपीए लगा एंड कोई भी स्पेशल कोर्ट से किसी का बेल नहीं हुआ। सबकी दुकानदारी खत्म हो गई। 2001 में तो एक पाकिस्तानी का इनकाउंटर हुआ। सियालकोट का एक पाकिस्तानी था और अली कदल एरिया में डाउनटाउन के अंदर किलिंग्स चल रही थी। रात को हमको करीब एक मेरे कमांडिंग ऑफिसर थे, उनका एक बहुत अच्छा सोर्स था। सोर्स के ज़रिए खबर आया कि फला घर में बैठा हुआ है।
तो सीओ ने मुझे इंटरकॉम पे कॉल किया, बोला तो तैयार हो जा। क्या करने का? अली कदल चलना। चलो सर। और बड़ा हम लकी रहे कि सोए सोए उस पाकिस्तानी को हमने पकड़ लिया। फर्स्ट फ्लोर पे घुसे, कंबल ओढ़ के सोया था, उसे इल्म लगा नहीं, सोए सोए दबोच लिया। उसकी राइफल उसके ऊपर के फ्लोर में लकड़ी के किसी गैप के अंदर रखी हुई थी। इंट्रोगेशन शुरू हुआ। खैर, सारा इंट्रोगेशन के बाद जो भी हुआ, फाइनल जो भी कार्रवाई थी करने के बाद, जब हमको जो क्लू मिले तो पता लगा 2 और पाकिस्तानी हैं और वो दोनों राजबाग श्रीनगर के हुर्रियत ऑफिस के अंदर डेली बैठते हैं। तो हुर्रियत ऑफिस में कौन जाए? मतलब उस समय ऐसे था ना, जैसे हुर्रियत ऑफिस में जाने में तो व्हाइट हाउस में सर्च करने जा रहे हो, बताइए। और जब उसकी लीड लेके हम बारामूला व्हाइट हाउस है, हाँ, हुर्रियत ऑफिस व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस, यही सर हमारा थंबनेल होगा। ये ये फीलिंग आती थी। गलत जगह आ गए हैं, गलत जगह, अपना घर थोड़ी ना है ये। अपना नहीं है, अपना नहीं है, गलत जगह आ गए। किसी हमसे का गलती हो रही किसी है। का मुंह देखते होंगे तो भी शक होता होगा, किसी का भी। हाँ, अब चेज करते करते बारामूला, मतलब इतना डाउट होता होगा ना कि बच्चा आया है आपसे बात कर रहा है, इसके पीछे कोई और तो नहीं छुपा। यस, होता है, होता है। जो और नॉर्मल ह्यूमंस के इमोशन है वो हटा के। तब तो देखिए मोबाइल सिस्टम नहीं था, फेस रिकॉग्निशन नहीं था, सारा हुलिया पे चलता था। पाकिस्तानी का पता लगा सब बहुत लंबा है, चलता है तो दाहिना कंधा झुका के चलता है और आधा होठ उसका लटका हुआ है। 3 ही क्लू था, 3 क्लू पकड़ लिया हमने। क्या करना आज? एक चौराहा है, पता लगता है यहाँ आता है ये, शाम को चिकन के पकोड़े खाता है। फेरन लगा के सिविल कपड़े में बैठ गए हम लोग। 1 दिन बैठे, 2 दिन बैठे, 3 दिन बैठे, कहीं कहीं कोने, कुछ अपना रूप बदल के, कुछ अपने तरीके से। एक दिन पकौड़ा खाने आ गया, पकड़ लिया गया। मतलब मैं कह रहा हूँ कि तब ह्यूमन इंट पे काम बहुत ज़्यादा होता था। ह्यूमन रिकॉग्निशन, पैटर्न, हुलिया, गेट, वॉकिंग, टॉकिंग, डेमनेयर क्या है, कैसे बातचीत करता है, क्या उसका प्रोमिनेंट निशान है चेहरे पे, यही डिस्क्रिप्शन बहुत मैटर करता था। और कुछ तो था नहीं कि कोई फ़ोटो खींच के दिखा दे। मोबाइल क्या आया नहीं था उस ज़माने में। किसी को फ़ोटो भी खिंचाना होता तो स्टूडियो में जाता था। कुछ ऐसे भी टेररिस्ट होते थे, हुलिया चेंज कराने दिल्ली आते थे, ऐसे भी टेररिस्ट रहे हैं। सलीम डार मुझे याद है एक टेररिस्ट का। उसकी नोज़ बड़ी पिकुलियर नोज़ थी और उसको पता था कि नोज़ ही एक दिन पकड़वाएगी उसको। तो अपने नोज़ की सर्जरी कराने जीके में आया था किसी डॉक्टर के यहाँ। आगे हमें नहीं पता चल पाया कि वेयर ही वाज, कहाँ वो ऑपरेट कराया। फाइनली वो मारा गया। वंस ही रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली, उसके इनकाउंटर एक जेके पुलिस कैडर के ही अफसर ने किया। वो मिल गया एक दिन उनको, क्योंकि उन्होंने दिल्ली से खबर निकाल ली। क्योंकि पुलिस पैटर्न पे थोड़े उन लोगों के जो, ये आपका बहुत गंदा था, हाँ, कह रहे नाक वाक चेंज कराया, उसको फाइनली मारा गया। मारा गया वो फाइनली, क्योंकि नाक ही तो चेंज नाक ही तो चेंज करा पाएगा, और क्या चेंज करा पाएगा? बाकी तो सब वही था, बाकी सब तो वही था। ठोक दिया। हाँ, गया वो तो। मैं श्रीनगर से आ चुका था, तो मैंने उससे पूछा एक बार, तो बोले नहीं सर, वो सलीम डार को तो निपटा दिया उसको हमने। मैंने कहा शानदार काम किया आपने भाई। क्योंकि हम लोग जब वहाँ से 2003 में आ गए ना, तो अपने छूटे छटके टारगेट का बाद में हम खबर लेते रहते थे। अच्छा, वो उसका छूट क्या गया हुआ? था ना। हाँ। और उसका जो उमर शेख का क्या हुआ? उमर शेख, हाँ, वो भी गया। अच्छा, रफ़ीक लिदरी का क्या हुआ? मार दिया उसको भी। वो कह तो रहे थे दीवार पे ना, दीवार पे से थानों में जाइए आप, तो वो चोर उचक्कों, उठाईगीरों की तस्वीरें लगी रहती हैं। कुछ उसमें लिखा होता है कि नशाखोरी वालों की ये तस्वीर है, जीआरपी के थानों में, आरपीएफ में। तो हम लोग टेरर एरिया में आतंकवादियों की तस्वीरें दीवार में लगी रहती थी। आज भी जाइए आर्मी आरआर के अफसरों के कमरों में, वो या जो आर्मी के यूनिट्स हैं, उनके ऑपरेशन रूम में फ़ोटो, उसके डिस्क्रिप्शन लगे रहते हैं। और उनका ही टारगेट होता है कि बेटा 2 साल का टेन्योर ख़त्म होने से पहले ये लिस्ट ख़त्म करनी है। ओ भाई, हाँ, ये लिस्ट ख़त्म करनी है। दीवार साफ होनी चाहिए। दीवार साफ़ होनी चाहिए, मतलब सफाई पूरी। दिवाली से पहले जो सफाई होती है, तो उसका बड़ा शानदार एक्सपीरियंस होता था। दिवाली से पहले सफाई पूरी होनी चाहिए। और सफाई का बड़ा इफ़ेक्ट भी अच्छा रहा कि उसका एक इफ़ेक्ट बहुत तगड़ा पड़ा। उसका क्या कह सकते हैं कि करेंगे सर सफाई पे बात। ये जो आपने मेरे को 2 अभी ऑर्गेनाइजेशन सफाई के बारे में ना, जो सफाई अभियान आपने, बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय राइफल, इंडियन आर्मी, इन्फेंट्री, पैरा एसएफ, ये सब मिलके जो सफाई अभियान चला रहे हैं,
सीआरपी, कितने सारे इंटेल के कितने सारे लेयर्स में नहीं, अलग। इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि अब जो सर किसी जो स्टेट बेसिक में ये सेम मॉड्यूल बनने से पहले सामने वाला भी बंदा कश्मीर का एक आध वीडियो देख लेता है। बिल्कुल देखता है, देखना चाहिए उसे, क्योंकि हम उसको सही सर बात बता रहे हैं। टेररिस्ट के लिए कोई मैसेज है जो देना चाहते हैं आप? मैसेज यही है कि लाइफ बहुत छोटी होती है इनकी, यानी एवरेज टेररिस्ट 1 ईयर, विद इन 1 ईयर, 1.5 2 ईयर्स, बहुत लकी है तो 3 साल। बुरहान वानी भी 3.5 साल 4 साल से ज़्यादा नहीं रहा, गाजी बाव रहा 8.5 साल, बहुत लंबा पीरियड रहा, क्योंकि गुरिल्ला वारफेयर का वो माहिर था। तो टेररिस्ट की आयु बड़ी कम होती है, और टेररिस्ट की ही नहीं, जितने दुष्ट हैं सोसाइटी में उनकी लाइफ बहुत कम होती है। आप चेक करिएगा, वेरी फ्यू पीपल आर देयर हु सर्वाइव 80 85 90 हु आर ऑन द बैड पाथ। आप सोसाइटी में भी देख लीजिए, क्रिमिनल्स हैं, किलर्स हैं, डकैट्स हैं, रोड होल्डर्स हैं, देयर लाइफ इज नॉट लॉन्ग। तो आतंकवाद नहीं के कुछ एरिया लोग में किसी ने गन उठा ली ना, हाँ, उसको मान के चलना चाहिए, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। और खाली नमाज़े जनाजा तक लोग जाते हैं मिट्टी डालने, उसके बाद कोई याद नहीं रखता। आज के टाइम में तो पत्थर भी नहीं लगाने देता कोई। पहले तो पाकिस्तानी टेररिस्ट मारा जाता था तो उसके यादगार में एक पत्थर ही लगाते थे। हम रात को 5 टन गाड़ी लेके सारे पत्थर उखाड़ के लाते थे, उसमें धोबी कपड़ा धोता था, और क्या करते। मतलब आप हमारे गोली मार रहे हो, हम आपको पत्थर लगाने देंगे? हम बेवकूफ़ हैं? हम उठा के लाते थे तो हमारा कपड़ा वाशर में धोते थे। धोता था, क्योंकि वो कच्चे जगह पर रहते थे हम लोग, तो वॉश कैसे करें क्लो, तो इन्हीं पत्थरों को उल्टा करके हम धोते थे और ये मेमोयर लगाते थे। मतलब ये शहीद है हमारे तरफ से, उसको ग्लोरीफाई करने के लिए आपने कपड़े धो दिए? हमने कपड़े धो लिए। शैल वी अलाउ सच थिंग टू या हैपन? नो नो विल नेवर अलाउ इट। एब्सोल्यूट नो इट इज वेरी ग्लोरिफिकेशन। डिमोरलाइजिंग। या एक टेररिस्ट मारा गया, उसके बगल में जवान संतरी ड्यूटी दे रहा खड़ा होके, हम्म, उसको क्या मैसेज जाएगा I know. कि जिसने हमको मारा उसके और मेरे में क्या अंतर है? तो ये यूथ को यही जानना चाहिए, इनकी लाइफ स्पैन बड़ी कम होती है और उसी दिन आप राडार पे आ जाते हैं, आप नोटिफाइड हो जाते हैं, ओटीपी हमारे पास आ जाती है। तो ओटीपी जब आ जाती है तो वो आपकी काउंटिंग शुरू है, एंड ऑन वन डे दैट पर्सन विल बी किल्ड, विल पिक अप द वेपन, दैट इज वेरी श्योर। क्योंकि इतनी आंखें उसको ढूंढ रही हैं ना, इतनी आंखें ढूंढ रही, कहाँ जाएगा? दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर एनी पार्ट ऑफ इंडिया। यस, इट्स वैलिड फॉर एनी पार्ट ऑफ इंडिया। अब जितने इंटरनेशनल गैंग्स हैं, जितने गैंगस्टर्स हैं, एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, डोकैट्स हैं, सबका ही था, ऑल आर हाइडिंग। अगर वो कोई मनी मेकिंग भी कर रहे हैं बाई सम अनफेयर मीन्स, सम क्रिमिनल मेथड्स, वो किसके लिए कर रहे हैं? बिकॉज लाइफ तो नहीं रुक रही ना, एक एक दिन उसके लाइफ से कम हो रहा है और उसका वेल्थ एक एक दिन बढ़ रहा है। तो लाइफ और वेल्थ का कोई कनेक्शन ही नहीं है ना। अगर मेरी लाइफ कम होती जाए और मेरा वेल्थ बढ़ता जाए तो हु विल एंजॉय दैट वेल्थ? उसको कब एंजॉय करेंगे आप? या तो भगवान कोई ऐसा तरीका निकालते हैं कि जैसे जैसे आपका धन बढ़े आपकी उम्र भी बढ़ती जाए, ऐसा कोई उन्होंने सिस्टम बनाया नहीं है। तो यह समझने वाली बात है। कुछ लोग यहाँ पे गजवा हिंद बनाना चाहते हैं, अंदर के कुछ बहुत सारे मैंने से तो एजेंसीज। हम लोग, हमारा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम लोग इंटरनल गजवाए हिंद से ज़्यादा परेशान हैं, और हम उससे हमें ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। एक्सटर्नली आज के भारत को कोई एक्सटर्नली बहुत हिला नहीं पाएगा, जो हिलाएगा उसको इसकी कीमत पे करनी पड़ेगी। टुडेज इंडिया इज स्टैंडिंग इन सच ए पोजीशन कि एनी एक्सटर्नल force cannot shake our root. If somebody will try, that entity has to pay the price for that. But the most concerning part is कि हम लोग जो अंदर के शत्रुओं से हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज भी दुख की बात है कि नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे हम इतने डिसइंटीग्रेटेड क्यों रहते हैं? जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करना है करिए, जिसको भी वोट देना है दीजिए, आपकी मर्जी। इस चीज पे कॉमन आ जाइए। इस चीज पे कॉमन आ जाइए। एक ढका हुआ सीक्रेट बैलेट बॉक्स होता है, जिस पे उंगली दबाना है दबाइए भाई, आप चुनिए ना अपने मर्जी की सरकार, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बड़ी ही एक शटल लाइन है, एक बारीक लाइन है, आप देखिए कि राष्ट्रीय मुद्दों पे आप कॉम्प्रोमाइज कैसे कर लेते हैं भाई। आज राष्ट्र है तो आप यहाँ हैं, खुली
सीना चौड़ा करके बटन खोल के घूम रहे हैं बिकॉज़ योर कंट्री इज़ सिक्योर्ड। आप क्या समझते हैं आज के तारीख में एज़ अ कंट्रीमैन, एज़ अ नेशन, एज़ अ पर्सन ऑफ इंडियन नेशन हम प्राउड नहीं फ़ील करते? हमें प्राउड फ़ील होता है कि बिल्कुल। वी आर नाउ समथिंग डिफरेंट। हुँ। We are we have acquired strength, we have acquired name, fame, virtues, wealth, and international recognition in every field. तो आप फील नहीं होता आपको कोई चीज़ किसी भी फील्ड में जब खुद को एक्सेल कर रहे होते हैं, जब देश का नाम आता है, तो हमको प्राउड नहीं फील होता, प्राउड फील होता है ना कि हम इस कंट्री को बिलोंग करते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं वो शेयर करते हैं कि नाउ दी person traveling from India and Indian national, it's a seen from a different angle in any country if you go. आपको लोग अलग अच्छा हो यस 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 यस। तो भारत अब ब्रांड बदल चुका है। हमें अब इस चीज़ में जाना चाहिए और जो लोग हमारे इंटरनल रिसोर्सेज को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किए हैं सिटिंग आउटसाइड द कंट्री, उनसे बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। दे आर स्टिल ट्राइंग, दे आर स्टिल ट्राइंग, दे विल ऑलवेज़ ट्राई। दे विल ऑलवेज ट्राई। और पर शत्रु बहुत पढ़े होना लिखे बुद्धिजीवी सीनियर पोस्ट पे बैठे हुए लोगों की बात में सुन के डिस्टर्ब तब होता हूँ जब उनकी समझ में भी ये समझ नहीं है, उनकी समझ में भी देखा कमी है। वो पता नहीं किस दुनिया में, बागले की दुनिया में घूम रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आता। वो ऐसा लग रहा है सर फ्रेंच खाना खा रहे हैं और इट्स ऑल गुड। मैं तो बधाई, आज सवेरे भी अभी मैं वो न्यूयॉर्क के मेयर वाली न्यूज़ पढ़ा रहा था, आज सवेरे पढ़ा। मैं तो बहुत लोगों को लिखा कि मतलब सी कितनी बड़ी बात है। इट्स अ वेरी वेरी क्लियर मैसेज टू द अमेरिकन सिटीजन्स आल्सो, वेरी क्लियर मैसेज। वेरी क्लियर कट मैसेज। हाँ। हमारे देश की राजधानी ने भी ये स्वाद कुछ साल पहले चखा था। हाँ। आवर ओन डिलाइट्स, बहुत मजा लिया they है। had enjoyed an era of similar kind in Delhi, and the situation now changed. तो न्यूयॉर्क के लोगों को मुबारक हो, 400 साल की हिस्ट्री उन्होंने बीट की है। 400 साल में ज़बरदस्त मेयर आया वहाँ, और सारे अमेरिकन को मुबारक है। आने वाले समय में पता लगेगा। तो ये इंडिविजुअल के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक माइंड है, ये एक माइंडसेट है, और इस माइंडसेट का हमारे यहाँ से बड़ा डायरेक्ट रिलेशन है, हमारे मुल्क से रिलेशन है, और हमारा मुल्क हमेशा रेलेवेंट है इस तरह के थॉट प्रोसेस वालों को समय समय पे होराइजन पे देखते हुए और नेशनल फैब्रिक को एक्सप्लॉइट करते हुए। ये दुख की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनसे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो एक जिसको जिम्मेदारी दी गई है संविधान की तरफ से कि दिस क्लास ऑफ सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड द फेट ऑफ द कंट्री, हम तो एग्जीक्यूटिव हैं। उस पूरे वर्ग को इस बात पे इकट्ठा होना चाहिए। बट वही ले दे के दिमाग मेरा इसी बात पे जाता है कि बिकॉज ऑफ दी पॉलिटिकल कंपल्सन्स, अपने अपने को सत्ता में काबिज रखने के लिए जो एक होड़ है ना पार्टीज के बीच में। वेस्ट बंगाल की जो अभी हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी स्पीचेस बार बार वायरल होती हैं। शी इज टू क्राई, इलीगल बांग्लादेशी आ रहे हैं, इलीगल बांग्लादेशी आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं सर, म्यांमार से आ रहे हैं, सिटीज़ में बैठे हैं, ठेले लगा के बैठे हैं, हर डिस्टर्ब्ड एरिया के पास हैं, कश्मीर तक चले गए थे, जम्मू तक चले गए थे। क्या कर रहे हैं रोहिंग्या जम्मू में? उनका क्या काम है कश्मीर में? उसके बाद वही लीडर पलट के अब इनके लिए आधार कार्ड बनवा दें, इनको सपोर्ट करते रहे वहाँ पे। तो पॉलिटिकल कंपल्शंस इस स्थिति पे एक स्टेट को ले जा सकती है कि वापस से फिर आपको डिप्लॉयमेंट करके सफाई करनी पड़ेगी। एक वाकया पता आपको? जी सर। जिस स्टेट का आपने नाम लिया, आप सर्च करिएगा, कुछ साल पहले वहाँ पर एक बर्दवान ब्लास्ट हुआ था। बर्दवान इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बर्दवान ब्लास्ट, डोवाल साहब भी चले गए थे तुरंत। जब बर्दवान ब्लास्ट हुआ था उसमें बहुत किलिंग्स हुई थी एंड इट वाज अ वेरी क्लियर कट टेरर अटैक। बर्दवान ब्लास्ट पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कहा कि ये लोकल क्रैकर है, ये पटाखे का छोटा मोटा एक्सीडेंट है, इसका टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं। उस चीज़ को पूरा हशअप कर दिया, दबा दिया उन्होंने। क्लियर कट एविडेंस था, क्लियर कट रिपोर्ट्स थी,
इंट का पूरा पुख्ता कंप्लीट मॉड्यूल की इंटेलिजेंस के थ्रू डिटेल्स अवेलेबल थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला नो, दिस इज टेरर अटैक एंड दिस इज अ स्पेशल क्राइम, इट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय अ सेंट्रल एजेंसी। NIA। उस केस को टेक ओवर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को हाई कोर्ट कलकत्ता जाना पड़ा। NIA को हाई कोर्ट कलकत्ता जाना पड़ा वो केस स्टेट गवर्नमेंट से टेक ओवर करने के लिए। सोचिए, और जब टेक ओवर किया NIA ने केस और उसको री रजिस्टर किया FIR, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुआ वो इन्वेस्टिगेशन पढ़ने लायक है, उसका कन्विक्शन पढ़ने लायक है। थैंक्स टू शेख हसीना गवर्नमेंट, उस समय बांग्लादेश में थी। उसका पूरा जमायतुल मुजाहिदीन बी, JUM-B का पूरा, JMB बांग्लादेश, वो पूरा मॉड्यूल उनका था जिन्होंने किया अंसरुल बांग्ला टीम, JMB बांग्लादेश, दे आर ट्राइंग टू, दे ऑल आर टेरर ग्रुप्स ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन बनना चाह रहे हैं सर, ये HM बनाना चाह रहे हैं। अब जो जमायतुल मुजाहिदीन ने ये कांड किया था, पूरे जमायतुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट की चार्जशीट हुई, कुछ मारे गए, कुछ को बांग्लादेश से उठा के लेके आए और बहुत बड़ा अच्छा कोऑपरेशन किया रैब ने, इज्जत से रखते हैं जो रैब उनकी बटालियन है स्पेशल, जो शेख हसीना की सिक्योरिटी के लिए और कितना शानदार आपने स्वागत भी किया होगा। बहुत तगड़ा स्वागत किया हम लोगों ने। और वो तो खैर काफ़ी लंबी स्टोरी है, बट कुल मिला जुला के है कि कोई आदमी नहीं था जो बचा हो उसमें, और सब जेल में है, या तो मारे गए या पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया। और लास्ट में क्या प्रूव हुआ कि JUM-B का टेरर अटैक था है, जिसको कि वेस्ट बंगाल हैंडओवर नहीं कर रही थी, ओनली फॉर द वोट बैंक। क्या बताइए, इस मुद्दे पे पॉलिटिक्स होनी चाहिए क्या? ओ भाई, नेशनल सिक्योरिटी के लिए जमायतुल मुजाहिदीन अब आप टेरर सुनिए, ऑर्गेनाइजेशन, अब आप सुनिए कहानी, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, बट आज तक ये कहानी फिर अखबार में नहीं प्रिंट हुई, पूरी कहानी ये जो आपने बोली अभी। एक्चुअली क्या है कि वो एक फेज था, तब तक तो वैसे प्रिंट नहीं होनी थी। उसके बाद इन चीज़ों के तह में जाके जानने वाले के लिए लोगों पर टाइम नहीं है। उन्हें ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जानना चाहिए। ऐसे ही इंडियन मुजाहिदीन का भी, यूपी गवर्नमेंट का भी एक केस है। क्या? इंडियन मुजाहिदीन ने 2004 से लेके 2010 तक धुआं भर दिया था, आपको पता है? बटला हाउस एनकाउंटर भी उसी का पार्ट था, सिमी एंड IM का। सिमी IM ने एक बाद नींद उड़ा दी थी। जयपुर, आप दिल्ली देख लीजिए ना, करोल बाग ब्लास्ट, सरोजनी नगर मार्केट ब्लास्ट, GK ब्लास्ट, रीगल चौक ब्लास्ट, ये तो क्लियर कट चाल दिल्ली के ब्लास्ट थे। जयपुर ब्लास्ट, श्रमजीवी एक्सप्रेस ब्लास्ट, गाजियाबाद कोर्ट ब्लास्ट, शीतला माता ब्लास्ट, संकट मोचन ब्लास्ट, दशाश्वमेध घाट ब्लास्ट, गोरखपुर गोलघर का साइकिल ब्लास्ट, श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन, रनिंग ट्रेन के अंदर ब्लास्ट, हरिद्वार ट्रेन ब्लास्ट, ये जितने ब्लास्ट हुए, उसके बाद बेंगलोर के अंदर ब्लास्ट हुए, हैदराबाद के अंदर ब्लास्ट हुए, केरला के अंदर कितने इंसिडेंट्स हुए, अहमदाबाद के अंदर हुआ, ये सारा जो है इंडियन मुजाहिदीन कर रहा था। सिमी इंडियन मुजाहिदीन का कोलैबोरेशन था। इतने बड़े कांड हुए। मदर कौन है इनकी? सिमी जो सिमी ऑर्गेनाइजेशन है, सिमी ऑर्गेनाइजेशन भी बेसिकली, इसका भी टोटल रूट अगर देखा जाए तो ये रूट जाकर के तबलीगी से ही जुड़ता है, क्योंकि TJ तबलीगी जमात बेसिकली मदर है। तबलीगी जमात से जो देवबंदी अकीदा है, वहीं से ये फिलॉसफी निकली है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, इवन अलकायदा ड्रॉज फिलॉसफी फ्रॉम दिस तबलीगी जमात। अलकायदा वहाँ से तबलीगी जमात, इवन जो पाकिस्तान के अंदर एक लब्बैक, हाँ, TL तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, TLP वहाँ से तालिबान ड्रा करता है, वहाँ से व्यू, तालिबानी भी वहीं से निकालते थे अपना व्यू। तो जो एक्चुअली मुस्लिम उम्मा ब्रदरहुड इजिप्ट से शुरू हुआ था, मिड ऑफ 20th सेंचुरी, अरब स्प्रिंग पूरा, जिसमें आप ब्लाइंड शेख पे अगर जाइए, सैयद कुतुब पे जाइए, अनवर सादात का मर्डर 1979-80 का, मतलब इजिप्ट से, कैरो, अल अजहर यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ है। वर्ल्ड में अल अजहर यूनिवर्सिटी कैरो, इजिप्ट के बाद अगर दूसरा कोई सेमिनरी है तो आपकी देवबंद है। सेकंड सेमिनरी इज दिस ना, फर्स्ट है अल अजहर यूनिवर्सिटी कैरो।
इवन योर अल जवाहिरी had अयमन अल studied जवाहिरी। there. अच्छा। ये पूरा की पूरी फिलॉसफी तो वहीं से शुरू होती है, उम्मा लार्जर ब्रदरहुड, जिसमें ब्लाइंड शेख की हिस्ट्री आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आप सैयद कुतुब की हिस्ट्री पढ़ लीजिए। सैयद कुतुब जो लगा हुआ चेन और फांसी के तख्ते तक जो वाक करते गया और वाक के समय जो टाक करते गया, वो अपने आप में इतनी वायरल चीज़ है कि फांसी के तख्त पे जा रहा है और फिर भी क्या वो बोल रहा है। और इसी रेडिकल ग्रुप ने अनवर सादात का मर्डर किया, इसी रेडिकल ग्रुप ने हुस्नी मुबारक को आउट किया, और वहीं से ये उसी मादी गांव से निकला हुआ अल जवाहिरी था, वो एज ए सर्जन who was basically associate to this ओसामा बिन लादेन। तो ये पूरा ग्रुप उसी अल अजहर यूनिवर्सिटी पढ़ा हुआ था। इस सब वही फिलॉसफी उसी यूनिवर्सिटी कैंपस से सीखे हुए हैं। 9/11 के जो हाईजैकर थे, हाईजैकर जो पायलट्स की ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग में इस सारी फिलॉसफी यहीं से ट्रांसपोर्ट हुई थी, जो उनको जहाज को 9/11 में यूज़ किया गया था अमेरिका के टावर के अगेंस्ट। और दूसरी सेमिनरी आपकी देवबंद सहारनपुर में है। तो ये सिमी है, ये सिमी पर प्रतिबंध लगा बाद में। आपको पता है सिमी पर बहुत लेट प्रतिबंध लगा है। सिमी हमारे देश में 50 साल से ज़्यादा गलत टीचिंग में ये लोग इन्वॉल्व थे मदरसों के अंदर। सिमी पे जाके बैन प्रतिबंध तो बहुत अभी लेट लगा, अभी बहुत इस सेंचुरी में लगा बैन। तो अब आजमगढ़, आजमगढ़ मॉड्यूल, इसी तरह से उधर रतलाम, नागदा, उज्जैन इंदौर का मॉड्यूल, उधर अहमदाबाद, महाराष्ट्र, देन केरला, तमिलनाडु का कोयम्बटूर, मदनी वाला जो आपको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई भी इसमें फ्यूज था। तो ये सारे रेडिकल ग्रुप इंडिपेंडेंटली भी काम करते हैं और एंटी इंडिया प्लेटफॉर्म पे सब इकट्ठे हैं। तो इन्होंने 6 वर्ष तक हमारे देश की 50% स्टेट पुलिस पागल हो गई थी इनके टेरर को रोकने के लिए। मोहन चंद शर्मा का बटला हाउस इनकाउंटर इसी का पार्ट है। और उत्तर प्रदेश में एक पर्टिकुलर फेज में ऐसी सरकार फेक थी। एनकाउंटर बोल रहे थे, फेक एनकाउंटर बोल रहे थे उसको। तो नहीं, कौन कहता फेक एनकाउंटर? बटला हाउस की बात कर रहे हैं आप? हाँ, क्या बात कर रहे हैं आप? बटला हाउस के अंदर जो आईएम का आजमगढ़ ग्रुप बैठा था। मैं नहीं बोल रहा। अब देखिए जो बोल रहे हैं वो तो ऑपरेशन सिंदूर पे भी प्रश्न खड़ा करते हैं। ये लोग तो बालाकोट पे भी प्रश्न खड़ा करते हैं, तो उड़ी पे भी प्रश्न खड़ा करते हैं। सर कभी-कभी हु आर दे टू आस्क? सर कभी-कभी आप ये क्यों नहीं बोलते? मैं नहीं दे सकता प्रूफ। इंडिया इस एटीट्यूड में कब आएगा? ये वाला जो होता है ना कि भाई नहीं देना प्रूफ और बता। ये नेक्स्ट, ये चिंता की बात है जो पूछते हैं प्रूफ। पहली बात, जो प्रूफ पूछते हैं वो कोई एंटिटी है नहीं इस प्रूफ पूछने के लिए। उनका लोग क्या का हक है स्टैंडर्ड पूछने? नहीं है नहीं, सर। हाउ इस देश में कोई भी चलते हुए प्रूफ पूछेगा क्या? कोर्ट ऑफ लॉ नहीं बैठी है, सिस्टम नहीं हमारे देश में प्रूफ देने और प्रूफ सोशल मीडिया पे प्रूफ थोड़ी ना करेंगे। कमाल की बात है, कौन किससे प्रूफ मांगता है? आजा भाई तेरे को प्रूफ देते हैं। मतलब कितने एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन ने इवन ऑपरेशन सिंदूर, इवन पहलगांव घटना के बाद बोला कि लश्कर तोयबा ने एग्जैक्टली ये किया है कि नहीं किया है, इसके बारे में अभी तक कोई ऑपरेशन महादेव का नाम महादेव क्यों है? क्यों तुमने टीका क्यों लगाया? पहाड़ी महादेव के बड़े कमाल के लॉजिक वाले सर सुबह पूजा वूजा करके ऐसा क्यों बोलते हैं लोग? पूजा वूजा करके कभी कभी टीका लगा लेते हैं, कभी माँ लगा देती हैं, कभी वाइफ लगा देंगी। टीका लगा के ऑफिस चले गए तो क्या कोई ये बोलेगा टीका लगा के क्यों आए? नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली लोग हैं यहाँ पर बहुत। हमारे एक बड़े अच्छे एनालिस्ट से मेरी मुलाकात हुई थी। वो खुद टीका लगाते हैं, वो भस्म भी लगाते हैं, वो लोगों से मिलते हैं तो लोगों के परसेप्शन अलग अलग होते हैं उनके बारे में कि अरे बाप रे बाप पता नहीं कौन आ गए, ये बात ये अगर तो राइटिस्ट हैं, ये तो संघी टाइप दिखते हैं, ये तो बात तो लगता है पुजारी हैं। ये बात किसी साउथ इंडियन इंसान को बोलिए आप कि टीका नहीं क्यों बोल लगा? सकते, उनका तो छोड़ दीजिए। नॉर्थ इंडिया में ही दूसरा प्रैक्टिस करता हुआ कोई आदमी, उससे बोल के पूछ लीजिए आप। ये हमारे लोग ही करते हैं, हमारे ही लोग। जब मैं कहूँ तो हमारे आप जैसे ही लोग, घर परिवार दोस्त मित्र, सोशली वेल प्लेस्ड लोग, सरकारी नौकरियों में हैं, बिजनेस में हैं, कोई इंटेलेक्चुअल है, कोई यूनिवर्सिटीज़ में है, कोई पढ़ रहा है, इन्हीं में से लोग करते हैं सवाल है। बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलने वाले लोग करते हैं। हाँ, इंग्लिश बड़ी बिल्कुल। प्यारी बोलते हैं।
वही लोग करते इन्हीं हैं। का नाम रख दिया था खान मार्केट गैंग। इन्हीं का रखा था, खान मार्केट गैंग, लुटियन जोन गैंग, ये सब सारा इन्हीं का रखा हुआ था, जो कि वो कैपुचिनो कॉफ़ी पर डिस्कशन करते हैं। अरे दे भाई, दे चर्न इट, दे ब्रिंग इट, आई मीन विदाउट सीइंग कश्मीर दे कैन राइट अ थीसिस अबाउट कश्मीर, कश्मीर। थीसिस लिख सकते हैं। हम्म, और हर चीज़ में उनको एक असहिष्णुता लगती है, ह्यूमन राइट वायलेशन लगता है। और जब मिलेंगे भी ना कहीं वो डिस्कशन में, तो वो कुछ ऐसी बात कश्मीर के बारे में पूछेंगे जो हैरानी की बात है, कश्मीरी भी नहीं पूछता। वो उसको भी कहिए तो भी कहता है, कहेगा ये झूठा है। अरेस्टेड पाकिस्तानी इंट्रोगेशन में बोलते थे कि हमको पीओके से इंडिया में दाखिल होने से पहले जो एक गलत पिक्चर पेश की गई थी कि यहाँ पर अजान नहीं होती, यहाँ पर नमाज पे प्रतिबंध है, यहाँ पे आप कपड़े नहीं पहन सकते, यहाँ दाढ़ी नहीं रख सकते। बोले हमें इस पार आने के बाद और इतने पीरियड रहने के बाद ये लगा ये सारी बात झूठी है। हम्म, सोचिए हम लोग जहाँ डिप्लॉय होते थे वहाँ भी भोर में ही 4:30 बजे से प्रेयर शुरू हो जाते थे, जो जिस फेथ का करता है। कश्मीर के पूरे डिप्लॉयमेंट में किसी के रिलीजियस प्रैक्टिस पे किसी ने कभी उंगली नहीं उठाई। हमें लगा ही नहीं कि कोई ऐसा प्रैक्टिस करता है, हमारा उधर ध्यान ही नहीं था। ये उसका फेथ है, प्रैक्टिस कर रहा है, लेट हिम डू, दैट इज इज राइट। तो पाकिस्तानी अपने बयान में बोलते हैं कि साहब ये पूरी झूठी चीज़ हमको बताई गई है, यहाँ पर जो इतनी फ्रीडम है पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन जो हमारे यहाँ के खुद के लोग हैं उनको उनके फ्रीडम को लेके बड़ा सवाल रहता है। प्रूफ वगैरह भी चाहिए थोड़ा। प्रूफ चाहिए उनको कि नहीं नहीं हमने सुना है बड़ी बर्बरता की, बड़ा वायलेशन किया है, बड़ा लोगों पर अत्याचार किया आप लोगों ने। सही बताओ, लाहौर पे मारा है क्या बम? दिखा दो वीडियो। वो नहीं पूछते। अब पूछना बंद किया है सर। अभी भी उसमें भी वो सवाल उठाते हैं अभी भी। कितने रफाल गिरे हैं? आज आप निकलिए, आपको बहुत सारे बुद्धिजीवी मिल जाएंगे कहते हुए कि दे डोंट बिलीव। ज़्यादा पड़े हैं सर। ओ। अब वो एक बात आप बता रहे थे, सिमी आईएम बात नहीं करता इसके बारे में कोई? सिमी नहीं आईएम करता, हाँ। नहीं करता, क्योंकि कहीं न कहीं ना ये इसकी जो धर्म को छूता है क्या, इसलिए ऐसा है क्या? मुझे लगता है कि इसको लोग धर्म से कनेक्ट कर लेते हैं और फटाफट वो डिफेंसिव हो जाते हैं। क्या आपको डिस्क्लेमर नहीं देना चाहिए एक, कि धर्म एक अलग कहानी है, आप धार्मिक हैं ये अलग कहानी है, आप रेडिकलाइज्ड हैं ये अलग कहानी है, और ये ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल फंडिंग लेके आइडियोलॉजीज बना के लड़कों को सिस्टमेटिकली रेडिकलाइज कर रही है। जब बम वाली बता रहे थे ना 6-7 साल, वो एक बार बताइएगा प्लीज सर, क्या था ये फेज? ये फेज था एक, आपको ध्यान होगा कि 9/11 के बाद और पार्लियामेंट अटैक के बाद ये 2001 का फेज था। इसके बाद इंटरनेशनली बैन हो गया था जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोबा, पहले बंद हो चुका था। जैश ए मोहम्मद पर भी प्रतिबंध लग गया था। ये दोनों बहुत ही नोटोरियस टेरर आउटफिट थे। तो मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट आउटफिट्स वर फेसिंग दी बैन, फेसिंग दी लीगल प्रोहिबिशन फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी, चाहे उसको आप यूएन रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल कह लीजिए, और उसके बाद आप तमाम कंट्रीज़ ने अपने अपने लॉ बनाए जिसके अंदर उन्हें, जैसे अगर ब्रिटेन ने बना दिया, अमेरिका ने बना दिया, ऑस्ट्रेलिया ने बना दिया, हमने बना दिया, तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो आईएसआई ने सोचा कि एक दूसरा वर्जन हम प्रोड्यूस करते हैं, इन टेरर ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा होल्ड पे डालते हैं, और एक उन्होंने सॉफ्ट वर्जन ऑफ टेररिज्म तैयार किया इंटरनली, जिसका नाम इंडियन मुजाहिदीन दिया। पहला शब्द ही इंडियन रखा, डिस्क्लेमर कि मतलब कुछ होगा या कुछ भी है तो भाई ये इंडियन मुजाहिदीन है। हमने कुछ नहीं किया सर। ना, देयर आर disgruntled people inside India, aggrieved people in a particular community who out of their anger have floated this type of terror outfits, Indian Mujahideen। उसमें शर्तें ये थी, आपने देखा होगा जितने हार्ड कोर ये रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है इनकी ट्रेनिंग पीओके में होती है यानी नॉर्दर्न वेस्टर्न एरिया में। इंडियन मुजाहिदीन का ट्रेनिंग सेंटर इन्होंने कराची में खोला और ईरान बॉर्डर साइड में खोला, बिल्कुल उल्टे साइड में, कराची का पानी पिलाना। उसके बाद फंडिंग उसकी हुई अंडरवर्ल्ड के पैसे से, दाऊद गैंग टाइप जो अंडरवर्ल्ड के पैसे हैं उसकी फंडिंग करेंगे मुंबई के भाई लोग। तो मुंबई से कनेक्शन रहता ही है इनका। रहता ही है। अब ये फंडिंग की बात आ गई
तीसरा एक इन्होंने बात पूछूं, जी आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया कश्मीर में, ढूंढ ढूंढ के इंडिया के अंदर उन लोगों को भी क्यों नहीं गुड बाय कहा जो इनके साथ मुलविस पाए गए? देखिए, एक होता है ना सर। मुंबई इसका काफ़ी बड़ा सेंटर रहा और मुंबई में मैं तो कहूँगा कि मुंबई के अंदर जितने बेगुनाह शहरियों की डेथ हुई, टेररिज्म का जितना बड़ा जितना बड़ा असर मुंबई में हुआ, उतना और किसी सिटी में नहीं हुआ पूरे देश में। हम्म कश्मीर को हम थोड़ा अभी इससे अलग रखते हम्म हैं। हम्म मुंबई वॉज द बिगेस्ट सफरर। हम्म सबसे बड़ी दुख की बात है कि उस मुंबई से ही बड़े एक एक एलीट क्लास से, एक बड़े ही पैसे वाले एक सोशल क्लास से इन बातों का विरोध कभी खुल के नहीं आता। ओए होए। 178 लोग तो 26/11 में मारे गए। 26/11 की जब मैं बात करता हूं तो मिलेनियम चेंज होने के बाद इन 25 सालों में किसी भी टेरर अटैक में उतने लोग नहीं मारे गए हैं जितने 26/11 में मारे गए। मारे कहाँ गए? नरीमन पॉइंट, साउथ मुंबई में। मारा किसने? लश्कर तैयबा ने। 26/11 से बड़ा कोई अपॉर्चुनिटी हमारे देश में नहीं था, लेकिन उस मुंबई में इस चीज को लेके, सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है ना सर। इस चीज को लेके एक जो उबाल आना चाहिए ना, चुप्पी। वह क्लास जो बहुत कुछ इम्पैक्ट कर सकती है इसको, सर मैं उसके आपसे, अंदर आना चाहिए ना सर बात है। पहलगाम हुआ था सर, इससे पहले कि ब्रह्मोस लगे, अगर इंडिया की सारी सोशल मीडिया सेलिब्रिटी, एक्टर, एक्ट्रेसेस, क्रिकेटर्स, ये कुछ ना बस एक एक पोस्ट डाल दे, आग लग जाएगी मुझे तो पाकिस्तान नहीं में। लगा डाला इन्होंने। नहीं डाला। डाला। तो अभी मैं आपसे ये पूछ रहा था ना, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, तो मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, सर कहीं कहीं मैं आपको बता रहा हूँ, चुप रहने के भी पैसे होते हैं। हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बिकॉज मौनम नथिंग ऑन पहलगाम, 1 महीने तक सर 10 लाख रुपए इसके मिल गए। 100%, क्योंकि मौनम स्वीकार लक्षणम। कई बार आप चुप रहिए, आपके साइलेंस इज ए वेरी पोटेंशियल, और योर साइलेंस इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। आपको कुछ रिएक्ट नहीं करना है। और लोग रिएक्ट नहीं किए। ओहो यार, उन्हें तो सड़क पे आके रोना चाहिए था। उनका सड़क पे आके छाती पीट के तड़पते हुए वीडियो वायरल होनी चाहिए थी। जी। छोटी मोटी घटना पहलगांव की घटना नहीं हुई थी। और पहलगांव में कोई एक स्टेट और एक डिस्ट्रिक्ट या एक कम्युनिटी का आदमी नहीं मारा गया था। पहलगांव में देखा जाए तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का मैप बन गया था। वो 26 लोग जो मारे गए, बिल्कुल मारे तो सारे एक कम्युनिटी के ही गए, परिवार लेकिन के सब अलग सामने, अलग परिवार के सामने मारे गए। कपड़े उतार के, ये कलमा पढ़ा के मारा मुझे गया। मुझे नहीं लगता कि आतंकवाद के इतिहास में इतना बर्बर। एक तरह से जिंदा, देखिए क्रॉस फायरिंग में पहले भी लोग मारे गए हैं, स्टैंड ऑफ फायरिंग में मारे गए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज की कैजुअलिटी हुई है, इनकाउंटर में हुई है, चलती हुई बस के ऊपर फायर हुए हैं, लेकिन फिजिकली मारने से पहले उस जीवित आदमी से आप इनकाउंटर कर रहे हैं, जीवित, यानी टेररिस्ट भी लाइव है, जो मरा नहीं वो भी जिंदा है, उससे आप इंटरेक्ट करके मार रहे हैं। क्या नाम है? पब्लिक ग्लेयर में मार रहे हैं। क्या नाम है? कहाँ से आया है? एग्जैक्टली ये सोचिए पैंट कि उतार। वो 26 लोग, जस्ट थिंक अबाउट इट सर, पैंट उतारे हैं उनके परिवार के सामने, उन पैंट बच्चे उतारे, हैं, माँ है, उनका आप रिलीजन डिसाइड करिए, उसके बाद उनको मारने से पहले मरते हुए की फीलिंग देना। देखिए, किसी को चलते चलते गोली लग जाए उसको कुछ नहीं पता है, लेकिन उसको फीलिंग दे के मारना, Humiliate टू किल यू, उसको मालूम है कुछ सेकंड बाद में मर जाऊंगा। कितनी खराब उसका, उस आदमी का माइंड सेट देखिए ना। दैट टू हिज वाइफ इज सिटिंग देयर, चिल्ड्रन आर देयर, सिस्टर इज देयर, ओल्ड मदर इज देयर, मतलब उनके सर सर पे सामने कैमरा लगा के आए थे ये। सर इनकी औकात नहीं हुई कि ये कैमरा के फुटेज को रिलीज कर दें। अगर ये आज रिलीज करेंगे, इनके ऊपर और 10 ब्रह्मोस पड़ेंगे। ये स्थिति है, मतलब वो एंगर जो है ना, वो तो जो सर में कैमरा लगा के आने वाला है, जनवरी 22 से शुरू हो गया था। हमास जनवरी 22 इन्होंने यहाँ पे किया था, डांगरी गांव। हमास को कॉपी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सेम है, डांगरी गांव एक है राजौरी में। आप 1 मिनट। तो न्यू ईयर्स का अगर आप ध्यान रखें तो न्यू ईयर्स में 1 जनवरी और 2 जनवरी को
हिंदुओं की किलिंग हुई थी राजौरी में। ये 2 घटना हुई थी न्यू ईयर्स पे, वहाँ से शुरू हुआ है। उस किलिंग के बाद सूरनकोट आरआर की गाड़ियों पे हमला, जब वो रोज़ा इफ्तार का सामान लेके आ रहे थे लोगों को शाम का वो इफ्तार कराने। उसके बाद स्पेशल फोर्सेस पैरा का जो इनकाउंटर हुआ, उसके बाद आपका अनंतनाग के अंदर जिसमें हुमायूं और आर्मी के कर्नल और एक मेजर की शहादत हुई थी। उसके बाद आपके सूरनकोट एरिया और राजौरी एरिया, पुंछ एरिया, और फिर भद्रवा किश्तवाड़, फिर शिवखोड़ी टूरिस्ट बस अड्डे पर अटैक किया था इन्होंने जम्मू। शिवखोड़ी एक जगह है रियासी। शंकर रियासी वाले पर, हाँ। बस गई थी, बस के ऊपर अटैक किया था। ये पूरे अटैक पैटर्न में इन्होंने कैमरा यूज़ किया था। मतलब ये ट्रेनिंग वही है, ग्रुप वही है, और वेपनरी भी वही है, और उनका गुरिल्ला वारफेयर की टैक्टिक्स भी वही है, और हर चीज़ में इन्होंने वीडियो बनाई है, वीडियो रिलीज़ की है। ये वाली वीडियो रिलीज़ नहीं की है, आप सही कह रहे हैं। ये इनकी औकात नहीं है आज। ये वाली वीडियो इन्होंने रिलीज़ नहीं की, चैलेंज देना चाहिए सर, क्योंकि करना भाई। वो आईएसआई ने बोल दिया होगा कि भाई ये फुटेज मत डालना, नहीं डाल भी देना तो क्योंकि- मजा आएगा। और क्योंकि जो पापा बड़ा मारेंगे। बहुत शानदार हुआ। पापा मारेंगे फिर से। पापा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने इस बार ये दिखाया, हुज पापा हुज डैडी। 100% दिखा। डैडी मोड में थे बिल्कुल। 1947 के बाद बहावलकोट और मुरीदके पर कभी बम नहीं पड़ा था। भालपुर, बहालपुर, मुरीदके और सियालकोट, इन तीनों पे जो सटीक सुताई भारत ने निशाना लिया, कितनी शानदार फोटो है मरकज़े तोयबा का, जब फ्लोर छेद करके, और वो भी नीचे का फ्लोर भी तोड़ करके अंडरग्राउंड गया है, वहां मारे गए हैं वो लोग। उसमें 2 लेयर तोड़ा है वो, एक तो गुंबद का जो डोम का लेयर है, एक है फ्लोर का, कंक्रीट का फ्लोर है। और मौलाना मसूद अजहर के दिल पे जो चोट लगी है ना, वो बहुत सबसे शानदार रहा। सर बस एक इच्छा है मेरी, मैं देखना चाहता हूँ इस जीवन में सर एक प्यारा सा छोटा सा ड्रोन, उसकी वीडियो आ रही हो, एक बंदा आराम से वॉक कर रहा है ऐसे कराची में, और ऐसे ऊपर से आके उस बंदे में घुस जाए। फुटेज एंड में ब्लर हो जाता है सर। मौलाना अगर यूएसए का वांटेड टेररिस्ट होता तो ये खुद ऐसा ही पैसा लेके मरवा चुकी होती। जब कितनी शानदार फैक्ट्री है इनकी, अलकायदा के लोगों को ट्रेन करना, ट्रेन करने के पैसे लेना, ट्रेन करने के बाद उनसे अटैक करा के उसके पैसे लेना, और बाद में जो वांटेड हो गए तो उनको पकड़वा के मरवाने के भी पैसे लेना। कितना बढ़िया आईएसआई का ये एक बिजनेस मॉडल है। पाक मिलिट्री सलाम है भाई आपको, बहुत जबरदस्त है। पैसा बनाना सीखे। दे आर मिलियनेयर। अरे बहुत पैसा सर। तहरीक लब्बैक वही तो कह रहा, टीटीबी वही कह रहा आज के तार, मियाँ की जूती मियाँ के सर। और क्या, आपने जिन्न बनाया तो वो जिन्न आपका क्लास ले रहा है, एक एक चीज सारे फ्रंट पर ही परेशान है, और आउट ऑफ कंट्रोल। बिल्कुल रोग पॉलिटिक्स हो गई है पाकिस्तान की इस समय, मिलिट्री लीडरशिप सड़ चुकी है, नथिंग इज इन कंट्रोल। बट वही है कि हैरानी की बात है कि गजब का पेशेंस है भाई उस पब्लिक का।